रिकॉर्डिंग ऑडियो विद क्लियर हो, ठीक है। चलो मुझे नहीं लगता कोई देखता होता होगा ऑनलाइन। अब ये लगाने लगे हैं ये वाला माइक, तो फिर भी आवाज़ थोड़ा सही जा रही होगी। पहले माइक नहीं लगाते तो आवाज़ समझे में नहीं आती थी। अच्छा, जब नज़दीक रहो तो आवाज़ सुनाई भी देती है, थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते दूर चले जाओ तो आवाज़ ही नहीं आती। हाँ, तो हम लोग इकनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं, और इकनॉमिक्स की शुरुआत में पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इकनॉमिक्स आखिरकार क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। और चूँकि टॉपिक है एग्रीकल्चर, तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर की हम लोग चीज़ें देखेंगे। एग्रीकल्चर में देखेंगे कि ब्रिटिश काल में ये सब जो एग्रीकल्चर से जो राजस्व वगैरह वसूला जा रहा था हमारे एंशिएंट पीरियड में, तो वो थोड़ा सा हम लोग चीज़ें देख लेंगे इसमें आज। प्लीज प्लीज आइए। ये सब डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन आज ही हो गया क्या? तो आज कंप्लीट है, हो गया कि आज केवल इसे बताया गया है? चलिए खैर स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। पिछले बार मैंने पढ़ाया था जब ये आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो किसने पढ़ा था? थे तुम? दीपिका पढ़ा है? प्लेट टेक्टोनिक नहीं पढ़ा? अच्छा चलो। इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग शुरुआत करेंगे एग्रीकल्चर की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। अच्छा, हमारे भारत में अगर हम लोग देखें तो जो ये इकोनॉमी के हम क्षेत्र कह सकते हैं, या हम कहें कि कितने क्षेत्र में बांटा गया है इसको। हाँ, जैसे कि आपका टर्सरी हो गया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, तो हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक। एग्रीकल्चर किस में आता है? प्राइमरी है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या आता है? जॉब नहीं आती, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज आती है, ठीक है, उद्योग। और टर्सरी में क्या आता है? टर्सरी में फिर आपका आता है आपका सेवा। ट्रांसपोर्टेशन किस में होगा? परिवहन। टर्सरी में वो भी तो सेवा है भाई। आप बस में जा रहे हैं तो वो क्या है? सेवा। लेकिन बस जब बनी थी तो क्या था? वो सेकेंडरी। चलिए खैर। अच्छा, अब ये जो एग्रीकल्चर है तो हम देखते हैं कि हमारा भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। हमारा भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर में हमारे भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है किस पर निर्भर है? एग्रीकल्चर में। लेकिन अगर हम देखें कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, तो मात्र 17 से 18% का योगदान है। हमारी जनता तो लगभग 2/3 जनता, मैं कह सकता हूँ 60 से 65% जनता किस पर निर्भर करती है? एग्रीकल्चर पर। लेकिन जीडीपी में जो योगदान है एग्रीकल्चर का कितना है? मात्र 17 से 18% का योगदान है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एग्रीकल्चर हमारे देश में क्या है? डाउन हो रहा है, सीधी सी बात है। हाँ, लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें डाउन हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, एग्रीकल्चर अभी और इससे भी डाउन जाएगा। जैसे जैसे आप सेकेंडरी और टर्सरी का आप विकास करते जाते हैं, जैसे जैसे आप सेकेंडरी और टर्सरी के साधनों का विकास करेंगे, वैसे वैसे प्राइमरी डाउन होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारे यहाँ सेकेंडरी और टर्सरी में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है कम, और कम है जॉब अपॉर्चुनिटी। इसी कारण से अभी लोग कृषि की तरफ जुड़े हुए हैं। अगर हम कोविड पीरियड को ही देखें, ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर लोगों की नौकरियाँ चली गई, इंडस्ट्रीज बंद हुई, तो लोग वहाँ से कहाँ चले आए? खेतों में चले आए। तो इस साल हमने देखा कि इस साल हम कृषि में हमने काफ़ी बढ़िया काम किया है। हमने उद्योग और सर्विसेज तो हमारा डाउन हुआ, लेकिन एग्रीकल्चर हमारा बूस्ट हुआ है। तो सरकार बड़ी खुश, सरकार ने तुरंत कहा देखिए हमने एग्रीकल्चर में को हमने बढ़ावा दिया। लेकिन ये क्या है? ये सिर्फ एक छद्म रोजगार हम इसको कह सकते हैं, कुछ समय के लिए। क्योंकि अभी वहाँ पर है इंडस्ट्रीज बंद है, सर्विसेज बंद है, इस वजह से लोग
खेतों में लौटे हैं। जैसे ही फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लोग क्या करेंगे, वापस से माइग्रेट कर जाएंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसको हम उत्पादन के साधन को अगर देखें तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, द्वितीयक और टर्सरी, तृतीयक। आपका एग्रीकल्चर आएगा प्राइमरी में, सेकेंडरी में आपके आ जाएंगे इंडस्ट्रीज, माइंस किस में आएंगी, माइन, चलो खैर। उसके बाद टर्सरी में सर्विसेज, जितनी भी आपको सेवाएं हैं, कॉल सेंटर वगैरह, इसमें आ जाएगी। अच्छा, एग्रीकल्चर से आप लोग क्या समझते हैं? आपकी नज़रों में है क्या आखिरकार एग्रीकल्चर? आपकी नज़रों में आखिरकार एग्रीकल्चर है क्या? गेहूं का उत्पादन, जो भी प्राइमरी सोर्स है, खाद्यान्न से जुड़ा हुआ कुछ भी हो उसमें, चाहे वो मत्स्य पालन हो, मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो, बागवानी हो, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, फूलों का उत्पादन हो, सब किस में आ जाएगा, एग्रीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है एग्रीकल्चर का मतलब कि सिर्फ जो है गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, इसका उत्पादन। अच्छा, भारत सरकार ने 2015 में एक बात भी, मतलब एक अनाउंसमेंट भी की। क्या कहा भारत सरकार ने कि हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। किसानों की आय को क्या कर देंगे, दोगुनी कर देंगे। अब दोगुनी का सेंस केवल हम यही ना माने कि जो है किसान अच्छा किसान हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है जो खेतों में काम कर रहा है किसान, ठीक है, लेकिन दोगुनी करने को कैसे सरकार दोगुनी करेगी? सरकार कामधेनु योजना चलाएगी, लोगों को जानवर खरीदने के लिए पैसा देगी, तो लोग क्या करेंगे, जानवरों का पालन करेंगे और उससे क्या करेंगे, दूध बेचेंगे। तो ये भी तो दुग्ध उत्पादन भी तो कृषि के अंतर्गत आएगा। तो मैंने पिछले बार भी मैंने आपको बताया था कि सरकार इस तरह बैंकों के थ्रू क्या करती है, इस तरीके से ऋण आवंटित कराती है, नाबार्ड वगैरह के थ्रू, ताकि लोग इस तरह जानवर वगैरह खरीद सकें। तो दोगुनी करने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम गेहूं को 1000 कुंतल की जगह हम 2000 कुंतल खरीदने लग जाएं और सरकार की दोगुनी हो जाए। वैसे तो बड़ा आसान तरीका था, लेकिन फिर इससे क्या आएगा, इन्फ्लेशन की समस्या। भाई सीधे हम सरकार क्या करे, 1900 रुपये उसने रेट खोले, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो कहते हम 3800 रुपये में खरीदेंगे, सीधी दोगुनी हो गई ना है। लेकिन ये क्या है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन कैसे होगा, जब किसान अपने आय के जो स्रोत हैं उनका अधिक सृजन करे। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, उत्पादन करके भी हो सकता है, मुर्गी पालन करके भी हो सकता है, दुग्ध डेयरी प्रोडक्ट से भी हो सकता है, अंडा उत्पादन से भी हो सकता है, मछली उत्पादन से भी हो सकता है। ठीक है, चलिए खैर ये सब तो बच्चों वाली बातें हैं। अब जब एग्रीकल्चर को हम देखें तो जो भारत सरकार है, भारत सरकार हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया हुआ है सरकार ने। ठीक है, भारत सरकार ने क्या किया है, एग्रीकल्चर के लिए एक अलग से एक मंत्रालय का ही गठन किया हुआ है। पहले उसी एक ही मंत्रालय के अंतर्गत ही 3 विभाग हुआ करते थे। उसी एक ही मंत्रालय के अंतर्गत 3 डिपार्टमेंट है, जिसमें से तीसरा जो डिपार्टमेंट है जो अब अलग होकर के अलग मंत्रालय बन चुका है, वो कौन सा है, वो है पशुपालन से लेकर के मत्स्य पालन वगैरह वाला जो डिपार्टमेंट है, फिशरीज, ठीक है, आपका हस्बेंड्री, ठीक, अंडा उत्पादन जिसमें है। पहले वो एक ही मंत्रालय में होता था, मिनिस्टर एक ही होता था, उसके डिपार्टमेंट अलग अलग थे। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया, इसके लिए उस जो तीसरा डिपार्टमेंट है फिशरीज और हस्बेंड्री वाला, वो मंत्रालय ही अलग कर दिया। इसके 2 फायदे हैं। एक तो जो है, एक अगर हम फायदा देखें कि अब उसमें अलग मंत्रालय हो गया तो थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन ज़्यादा आ जाएगा, काम तेजी से होगा। और सरकार को क्या फ़ायदा होगा, वो अब उनके लिए एक सीट और बढ़ गई अपने सगे संबंधियों को मंत्रालय देने के लिए। नहीं बात समझ आई? ठीक है, खैर तो इसमें मैं कहाँ से शुरू करूँ पहले? अच्छा, एंशिएंट टाइम से शुरू करते हैं। एंशिएंट टाइम से कहानी पढ़ते हुए वो कहानी को हम आगे मॉडर्न हिस्ट्री में चल के पूरा करेंगे, जो लिखेंगे उसको मॉडर्न हिस्ट्री में। अभी केवल कहानी को इसे सुन लेंगे 15-20 मिनट, और कहानी सुनने के बाद फिर हम लोग सीधे स्टार्ट कर देंगे एग्रीकल्चर की ये मंत्रालय से अपनी कहानी को। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर डालेंगे, प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उससे हम लोग अपनी कहानी को चालू करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा एंशिएंट टाइम में चलते हैं। पुराने समय से ही जितने भी आपकी ये
मैं कह दूँ महाजनपद से अगर चालू कर दें तो महाजनपदों के भी आय का स्रोत क्या था? राजस्व की वसूली। ठीक है, लोग भी जब सिविलाइज्ड हुए तो उनके लिए भी उन्होंने भी सबसे पहले क्या देखा भाई? उनको सबसे पहले उनको आवश्यकता क्या थी? पेट भरना। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें जब कृषि का भी विकास नहीं हुआ था तो उस समय तो जो है जो मनुष्य था तो वो क्या कर रहा था? वो टोटल डिपेंड किस पे था? शिकार पर। टोटल डिपेंड किस पे था? शिकार पे। शिकार के बाद फिर मनुष्य ने क्या सोचा कि भाई जब भूख लगती तब हम शिकार करते हैं, इससे अच्छा है कि उस शिकार को हम क्या करें? स्टोर करके रखें। मतलब कि संग्रहणकर्ता बन गया वो। ठीक है, पशुपालन करना चालू कर दिया। यानी कि अगर एग्रीकल्चर में हम देखें आज के डेट में तो ये जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ज़मीन में, इससे भी पुराना है पशुपालन। ठीक है, तो पहले तो वो शिकार कर रहा था, फिर वो शिकार का स्टोर करने लग गया, यानी संग्रहणकर्ता हो गया और पशुपालन करना सीख गया। और उसके बाद फिर वो जब और संगठित होने लग गया, वो जब समाज में रहने की अवधारणा विकसित हुई, तब जाकर के एग्रीकल्चर का विकास हुआ, तब जाकर के कृषि का विकास हुआ। सही है गलत? सही है ना भाई? पहले तो मनुष्य ऐसे ही रह रहा था ना, कबीले में अलग अलग रह रहा था, लेकिन जब मनुष्य को ऐसे लगा कि अब हमको क्या करना चाहिए? एक जगह रहना चाहिए, तो फिर उसने क्या किया? उसने कृषि का विकास चालू किया, कृषि करना चालू किया। ठीक है, अच्छा, अब ये कृषि का विकास होना और लोगों का नदियों के किनारे किनारे रहना, ये दोनों भी आपस में संबंध रख रहे हैं। भाई सिविलाइजेशन की जो स्टार्टिंग हुई, मानव सभ्यता की को जो सिविलाइज होना चालू हुआ, या मैं कह दूं कि जितनी सभ्यताओं की शुरुआत हुई तो सारी नदियों के ही आसपास हुई। कारण क्या है उसका? भाई पहली बात तो नदियों के आसपास का जो क्षेत्र होगा वो होगा खादर मिट्टी का क्षेत्र, है ना? खादर मिट्टी का क्षेत्र होगा तो वहां पर, अच्छा उस समय लोहे की तो वो ही नहीं थी। लोहा तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जब की है तो उस समय लोहे की वो तो खोज हुई नहीं थी। अब लोहे की जब खोज नहीं हुई थी तो जो है अगर आप बांगर मिट्टी में आप खेती करेंगे तो उसमें जो है आप हल कैसे चलाएंगे? भाई लकड़ी वगैरह के हल आप बनाएंगे तो इतनी कठोर मिट्टी में वो कर नहीं पाएगी जुताई। तो इसलिए नदी के किनारे किनारे रहे, ताकि खादर मिट्टी कैसी है? खादर मिट्टी बहुत ज़्यादा ठोस है नहीं, तो लकड़ी के हलों से भी किया जा सके काम। दूसरी बात फर्टाइल रहे ज़मीन। तीसरा क्या है? पानी की अवेलेबिलिटी रहे। ठीक है, और मान लीजिए उनका वो उससे भी पहले जब वो जानवर वगैरह पे डिपेंड थे शिकार पर, तो सीधी सी बात है कि जानवर आ रहे थे पानी पीने, वो तो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन एग्रीकल्चर के भी विकास के लिए क्या जरूरी थी? ये सारी कंडीशन जरूरी थी। पानी, मिट्टी का फर्टाइल होना, ठीक है, और आसानी के साथ उनका जुताई वगैरह का सारा काम करना। इसीलिए लोगों ने कहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया? नदी घाटियों में। जितनी भी आप सभ्यताएं देखिए सब कहाँ स्टार्ट हुई हैं? सब किसी न किसी नदी घाटी। कितनी भी आप सभ्यताएं देखिए पूरे विश्व में, है ना, नदी की घाटियों में स्टार्ट हुई हैं। अच्छा, अब उस समय तो ये संकल्पना थी नहीं राजस्व वगैरह की, इंडस वैली के समय में। ठीक है, लोग अपना जो है क्या कर रहे थे? उगा रहे थे, एक दूसरे से बार्टर सिस्टम के थ्रू एक्सचेंज कर ले रहे थे। लेकिन जब महाजनपद आए, वही जो समाज अब इकट्ठा होकर एक जगह रहने लग गया था, समाज एक जगह इकट्ठा होकर रहने लग गया था, वही क्या और ज़्यादा संगठित हो गया। अब जब संगठित हो गया तो उनका एक नेता बन गया तो वहाँ से किंग की संकल्पना आ गई। अच्छा, किंग को अपना पूरा कैपिटल चलाना है, पूरा अपना जो राज्य है वो किंग को चलाना है। तो किंग को जब चलाना है तो उसको कहे की जरूरत पड़ेगी, आय की। तो अब वहाँ पर क्या हुआ? राजस्व वसूला जाने लग गया। अच्छा, राजस्व का मतलब सिर्फ यही नहीं कि पैसा वसूला जाएगा। राजस्व का मतलब है कि ठीक है तुम्हारे यहाँ गेहूं हुआ है, 2 कुंतल हुआ है, ठीक है ऐसा करो 20 किलो उसका राजस्व जमा कर दो 2 कुंतल में से। तो पहले जो राजस्व का जो संग्रहण किया जा रहा था तो वो पैसे के फॉर्म में नहीं था, वो इसी फॉर्म में जो भी आपका उत्पादन हुआ है वही उत्पादन आप क्या कर दीजिए, उसी का एक शेयर जो है आप आकर के राजा के पास जमा कर दीजिए। अच्छा, महाजनपदों के समय तो कहीं कहीं पर यह भी देखने के लिए मिला है कि ये जो राजस्व है इसकी कोई भी सीमा भी तय नहीं थी। आपकी जो इच्छा कर रही है जितना है उतना आप जमा कर जाइए। यही चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती चली गई, विकास होता चला गया, राजा आते गए, उत्पादन भी बढ़ता गया। भाई समय के साथ साथ उत्पादन भी तो बढ़ा, नई नई टेक्नोलॉजियाँ आई, लोहे का जो है आविष्कार, लोहे का खोज हो गई तो जुताई ढंग से होने लग गई, पेड़ काटे जाने लग गए। भाई पेड़ भी तो एक बहुत बड़ी समस्या थी एग्रीकल्चर के लिए। अब किसी क्षेत्र में पेड़ हैं मोटे मोटे
तो अब आपके पास लोहा ही नहीं है कि आप उस पेड़ को काट सकें, तो एग्रीकल्चर का विकास कैसे होगा? तो धीरे धीरे क्या है, कृषि योग्य ज़मीन बढ़ती चली गई, जंगल काटे जाने लग गए और उत्पादन बढ़ता चला गया, प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। किंग वगैरह एंशिएंट पीरियड में सब हो गए। फिर आते हैं आपके अंग्रेज, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजों का भी भारत आने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत की ये हाई फर्टाइल ये जो उत्पादन है, और उत्पादन के जो उत्पादन जो इन सब चीज़ों का हो रहा है, इसकी वजह से भारत क्या हो चुका है, इतना भारत वेल्दी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, भारत मुख्य रूप से एक्सपोर्ट वगैरह भी यही सब कर रहा था। भाई एंशिएंट पीरियड से भारत का ट्रेड चल रहा है ना, पूर्वी एशियाई देशों के साथ, ठीक है, अफ्रीकन देशों के साथ ओल्ड पीरियड से चल रहा है ट्रेड। अब ओल्ड पीरियड से ट्रेड चल रहा है, अंग्रेज भी देखा जाए तो शुरुआत में अपने इन्हीं व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ही भारत आए थे। भाई सबसे पहले अंग्रेजों को आकर्षित किसने किया, किस उत्पादन ने हमारे यहाँ के आकर्षित किया अंग्रेजों को? मसालों ने। कारण क्या क्या अंग्रेज बहुत चटाकेदार और बिल्कुल मसालेदार खाना खाने के शौकीन थे, फायदा बहुत हो रहा था। तो फायदा काहे हो रहा था? वहां जब मांग होगी तब तो फायदा होगा। मांग क्यों थी वहां पे मसालों की? अरे तो अंग्रेज तो वैसे भी उबला खाना खाते हैं पंडित जी, अंग्रेज तो नहीं देखा, अंग्रेज तो वैसे भी उबला ही खाना खाते हैं। मेन कारण क्या था? मेन कारण था यूरोप की ये जो क्लाइमेट कंडीशन है। अब क्लाइमेट कंडीशन से कह दो मसालों का क्या योगदान? देखिए वहाँ की एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, साल में 6 महीने तो वहाँ बर्फ़ जमी रहती है, और जब बर्फ़ जमी रहेगी तो जिस समय थोड़ा सा हल्का सा अपेक्षाकृत गर्मी होगी, उस समय वो लोग क्या करेंगे, अपने जो ये खाना है इसको क्या कर देंगे, प्रिजर्व करेंगे अगले आने वाले 5-6 महीनों के लिए, जब बिल्कुल एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो जाए। दूसरी बात, वही वो समय था 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी का समय, जब हर एक देश नए व्यापारिक मार्गों की खोज कर रहा था। यही वो समय था जब क्या है, जब इनका ये जो एशिया से यूरोप जाने का जो मार्ग है, जो इस्तांबुल होके जा रहा था, उसको उसमें क्या कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, ठीक। और किसके नियंत्रण में था वो? टर्की के। टर्की ने उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इनको जो है नए ट्रेड रूट की खोजने की जरूरत पड़ी, और नए ट्रेड रूट में जब खोज के लिए जब जहाज जाएंगे तो अपने साथ 5-5, 6-6 महीने का सामान लेके जाएंगे, 5-5, 6-6 महीने का खाना लेके जाएंगे, ठीक है। अब खाना जब लेके जाएंगे तो 5-6 महीना खाना चल जाए, इसके लिए उसको प्रिजर्व करना जरूरी है। अच्छा, वहाँ का मुख्य खाना ही जानवर है, मांस, तो मांस को 5-6 महीना तक प्रिजर्व करना है। भाई वहाँ सब्जियाँ वब्जियाँ तो नहीं हो रही ना, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, क्लाइमेट ऐसा, तो अब उस 5-6 महीने के लिए उसको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व समझ गए ना, मम्मी घर में अचार रखती हैं तो अचार में क्या करती हैं, अचार को प्रिजर्व करके रखती हैं ना, तब तो 2-4 साल चल जाता है। तो अब इस मांस को क्या करना था, प्रिजर्व करना था। और जो मसाले हैं उन मसालों का लेप बहुत बढ़िया प्रिजर्वेटिव का काम करता है। मसालों का जो लेप है वो क्या है, बहुत बढ़िया। अरे अचार में भी तो मसाला इसीलिए डाला जाता है। अब कभी जो है मम्मी से कह देना कि केवल आम का अचार रखो, तो मसाले ना डालो, फिर देखो कितने दिन चलेगा अचार। कभी बनाई हो अचार? नहीं, तो मसाले कभी ना डाल के देखो, फिर देखो अचार कितने दिन चलेगा, तुरंत खराब हो जाएगा। ये मसाले क्या है, प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, ठीक है। तो एक तो देखिए ये हो गई कि इन लोगों को जो है अपने खाने को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना था, इसलिए मसाले की आवश्यकता थी। दूसरा, वहाँ की कंडीशन कोल्ड है, और मसाले क्या करते हैं, गर्मी, मसाले गर्मी उत्पन्न करते हैं। तो दूसरा ये हो गया। तो ये इसी ने इनको अंग्रेजों को आकर्षित किया भारत आने के लिए, क्योंकि भारत और इंडोनेशिया क्या थे, ये तो स्पाइस आइलैंड ही कहलाते थे ना। इस इंडोनेशिया तो स्पाइस आइलैंड है ही, मान लो भारत को आइलैंड नहीं कह सकते, लेकिन क्या है, वो स्पाइसेस का ही लैंड है। और अंग्रेज इसी कारण से भारत आए। और भारत, अंग्रेज मैं कह दूँ, पुर्तगाली, यूरोपी कह दें, अंग्रेज ना कहें, आए वो। फिर बाकी की आप लोग कहानी जान ही रहे हैं, केरल के तट पे आए, कालीकट में आए, है ना, वहाँ से फिर काली मिर्च भर के ले गए, 60 गुना का फ़ायदा कमाया। फिर उन्हीं पुर्तगालियों को देख करके ब्रिटिश आकर्षित हुए, और वो ब्रिटिश ने क्या किया, फिर पहली बार व्यापारिक कंपनी बनाई, फिर फ्रेंच चाहे ना, वो सब आगे देखेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, आप देखेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है
कि एग्रीकल्चर पुराने समय से ही, भाई भारत कृषि प्रधान देश ऐसे थोड़ा कहा जाता है, भारत में हर तरह की जलवायु भारत में पाई जा रही है। भारत क्यों कृषि प्रधान है? क्या कारण है भारत कृषि प्रधान देश है? क्योंकि भारत की क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है, भारत की क्लाइमेट कंडीशन, जहां हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु के भी क्षेत्र पाए जाते हैं, वहीं शीतोष्ण कटिबंध भी पाए जाते हैं, तो वहीं शीत कटिबंध जलवायु भी पाई जा रही है। समझ रहे हैं? तो अगर हम देखें, आज हो ना पाई क्लास वाला, ध्यान देना इस बात को, शिकायत ना करना कि जो है सर आज पढ़ाए तो कुछ ये नहीं है, हाँ? होने दो रिकॉर्ड, ठीक है? अब यार इकोनॉमिक्स एक तो वैसे भी अपने आप में टिपिकल सब्जेक्ट है ना? इकोनॉमिक्स वैसे भी अपने आप में काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और टिपिकल सब्जेक्ट है। और दूसरी बात है कि आप अचानक से एक ऐसा सब टॉपिक घुसा दे रहे हैं कि जिसको जो है उसकी भूमिका ही, भाई पहले तो चीज़ें सब पता हो ना कि राजस्व क्या है और ये सब चीज़ें क्या हैं। अब एग्रीकल्चर, ये तो मैं सीधे आऊँ और सीधे कह दूं कि भारत में इतने तरह, भारत में रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल पाई जाती है। देखा जाए तो कोर एग्रीकल्चर तो वही है। मैं सीधे आके तुमको कह दूं प्राइमरी सेक्टर का एग्रीकल्चर लिखिए, ये मंत्रालय है, ये डिपार्टमेंट है, और लिखिए भारत में 3 तरह की फसलें पाई जाती हैं, रबी, खरीफ, जायद की फसल। और रबी की फसल ये है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता दूँ मिट्टी, और हो जाएगा मेरा 1.5 घंटा खत्म एग्रीकल्चर। कोर एग्रीकल्चर तो वही है, लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्या वो? हमारे लिए किसी मतलब का खास नहीं है वो सब चीज़ें, लेकिन हम उसकी बात करेंगे। फिर भी भारत को अगर हम देखें, अरे यार चलो खैर, ठीक है, लगभग भारत। अब अगर हम नहीं समझ आ रहा क्या? बिल्कुल ठीक है। अब हम देखते हैं, यहाँ पर है आपका 0 डिग्री यानी इक्वेटर, ठीक है, और ये आपका क्या है 8 डिग्री 4 मिनट। मतलब कि हमारा जो ये वाला पेनिनसुलर जो इंडिया है वो ज़्यादा नज़दीक किसके है? इक्वेटर के। ज़्यादा नज़दीक किसके? इक्वेटर के। और इक्वेटर के आसपास कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो हमारा ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाएगी? इतने में हमारी उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी। तो यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, वो किस तरीके का होगा? ऐसी फसलें उगेंगी जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में ज़्यादा उगें, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा है पश्चिमी घाट, यहाँ पर हमारा क्या है? पश्चिमी घाट। और इस पश्चिमी घाट में यहाँ पर आपकी हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश। कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून बन रहे हैं और यहीं पर जाके टकरा रहे हैं। तो यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाएगी? उष्ण आर्द्र जलवायु। कैसी पाई जाएगी? उष्ण आर्द्र जलवायु। देखिए उष्ण भी पाई गई यहाँ पर उष्ण आर्द्र भी पाई गई। तो उष्ण आर्द्र जलवायु में कैसी वनस्पतियां उगती हैं? जैसे मसाले, कॉफी, ठीक है। इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए? उष्ण भी चाहिए, आर्द्र भी चाहिए, ठीक है। तो आर्द्र क्यों है? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून बन रहा है और सीधे कहां टकरा जा रहा है? पश्चिमी घाट में टकरा जा रहा है। तो पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढाल है, ये वाला हिस्सा, पश्चिमी तटीय मैदान वाला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है। और यही कारण है कि ये वाला केरल का क्षेत्र, ये जो केरल का क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? ये बाउल ऑफ स्पाइसेस कहलाता है। बाउल ऑफ स्पाइसेस, ये केरल का ये वाला क्षेत्र जिसे हम साइलेंट वैली कहते हैं, शांत घाटी, ये क्या कहलाता है? बाउल ऑफ स्पाइसेस। तो हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पर किस तरह की जलवायु पाई गई? आर्द्र, उष्ण आर्द्र। आर्द्र जहाँ पर ज़्यादा नमी हो। नमी कहाँ होगी? जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी। तो अगर कभी भी आपसे इस तरह की चीज़ें पूछी जाएं कि मसाले वगैरह का उत्पादन कहाँ होगा ज़्यादा, सीधी सी बात है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, कर्नाटक, केरल। कारण भी आपने देख लिया। कारण क्या है? विषुवत रेखा के नज़दीक भी है। और दूसरी बात, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है। क्यों हो रही है 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून आ रहा है और सीधे कहाँ टकरा जा रहा है? पश्चिमी घाट में। और जब टकरा जाएंगे, बादल टकराएंगे, तो वहीं पर बारिश कर देंगे। बारिश करने के पीछे का भी कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता होगा ना। बारिश कैसे होती है? कैसे होती है बारिश?
अरे तो लो प्रेशर हाई प्रेशर, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में और शॉर्ट वाले में बताओ। अरे सीधी सी बात है कि जब वेपोराइजेशन होगा तो वो वाष्प कहाँ उड़ के जाएगी? ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो उस वाष्प को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? बादल। बादल में वाष्प हो गई, वाष्प चूंकि है हल्की, वाष्प क्या है? हल्की, तो बादल अपने साथ उस वाष्प को लेकर के आगे शिफ्ट होने लग गए। और जब बादल आगे शिफ्ट होने लग गए, यहाँ बादल, ये बादल ऐसे आ रहे हैं, उड़ते चले आ रहे हैं और उड़ते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर आकर के इन पश्चिमी घाट की ऊंची ऊंची चोटियों में टकराएंगे बादल। ऊंची चोटियाँ जैसे कि अनाई मुड़ी, डोडा बेट्टा, बम्बार्डी 16, ये सब इस बार के पेपर में सब आया था क्वेश्चन पीसीएस में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी भी पूछा था, ठीक है। आपका से आता है इसकी भी नीलगिरी की, डोडा बेट्टा, ठीक है। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन आया था इस बार की पीसीएस में, इसी बार वाले में देखना। तो ऑप्शन में 3 दिए हुए थे, एक सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची दी हुई थी, 1-2 और दिए हुए थे। तो अब बादल आकर के टकरा रहे हैं पश्चिमी घाट में, समझिए। अगर आपको एग्रीकल्चर समझना है, अगर आपको एग्रीकल्चर समझना है तो आपको जियोग्राफी समझना बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान दे लो। क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो ही किस पर निर्भर है? जियोग्राफी पर। तो अगर आपको एग्रीकल्चर समझना है तो आपको जियोग्राफी समझना नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तभी तो आप देखेंगे कि आखिरकार जो है चाय का उत्पादन असम और अरुणाचल प्रदेश में क्यों ज़्यादा हो रहा है, कॉफ़ी यहीं कहीं ज़्यादा हो रही है कर्नाटक में, मसाले साइलेंट वैली में ही क्यों ज़्यादा हैं, हमारे उत्तर भारत में गन्ना, चावल, गेहूँ ये ही क्यों ज़्यादा हो रहा है, कपास गुजरात महाराष्ट्र में ही क्यों ज़्यादा हो रहा है। सीधी सी बात है। अगर आपको छत्तीसगढ़ में ही चावल क्यों ज़्यादा हो रहा है, छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़ पठार को। तो ये सब अगर आपको जानना है एग्रीकल्चर को, तो आपको भारत की जियोग्राफिकल कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसीलिए मेरी इच्छा थी कि एग्रीकल्चर को बाद में पढ़ाया जाता, जब आपकी इंडियन ज्योग्राफी वाली चीज़ें कुछ हो गई होती, आपकी वो समझ विकसित हो गई होती, तब ये, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है ये देखा जाए तो इकोनॉमी का सब्जेक्ट ना होकर के अगर हम कह दें इकोनॉमिक जियोग्राफी है या जियोग्राफिकल इकोनॉमी है, तो वो ज़्यादा आसान होगा कहना, ज़्यादा सही होगा, ठीक है। खैर, जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं तुम्हें दोनों चीज़ें रिलेट करते हुए पढ़ाते हुए चलूँगा। ये ना सोचना कि सर जो इकोनॉमी से ज्योग्राफी में घुस जाते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा तो मैं उन चीज़ों को रिलेट करते हुए बताऊंगा, सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन पूछोगे, मैं 15 मिनट तुम्हारे क्वेश्चन में चला जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी जो है फैलने की बहुत आदत है, ठीक है। मैं बहुत फैल जाता हूँ, फिर वो मैं डिटेल में चला जाता हूँ, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में पूछ लेना मुझसे। तो बादल में है क्या? स्टीम। और बादल जाकर के कहाँ टकरा रहे हैं? पश्चिमी घाट से। जब बादल, अब ये है मान लीजिए पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी है, बादल यहाँ पर टकराए जा करके। अब जब बादल टकराएंगे तो बादल कहाँ की ओर जाएंगे? ऊपर की ओर उठेंगे बादल। और जब बादल ऊपर की ओर उठेंगे तो ऊपर क्या है? हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर क्या होता आता है? कम होता आता है। हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा। अब हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर घट रहा है, और जब टेम्परेचर घट रहा है तो जो स्टीम है उसमें बादल में, उस स्टीम का क्या होगा? कंडेंसेशन होगा, संघनन जैसे हम कहें, ठीक है। ठंडी होगी, कंडेंसेशन होगा, तो वो वाष्प किस में बदल जाएगी? जल में बदल जाएगी। जल की बूंदें क्या हो जाएंगी? आपस में, मतलब उन जल की बूंदों का मैं कहता हूँ कंडेंसेशन होगा, ठीक है। ठंडी होगी तो जल बूंदों में कन्वर्ट हो गई, जल बूंदें क्या है आपस में मिल गई, बड़ी बूंद बन गई, और बड़ी बूंद का वजन है ज़्यादा, भार है ज़्यादा, तो वो क्या हो जाएगी? वो नीचे गिर पड़ेगी, और वही क्या हो जाएगी? बारिश। मैं एग्जाम्पल भी हमेशा देता हूँ कि मान लो तुम दोनों एक कमरे में रह रहे हो और ये क्या है? सो रहा है, तुम क्या करो? एक भगोने में पानी रख करके गर्म करो और उसके ऊपर ढक दो प्लेट, ठीक है। और जब वो पानी बॉयल होने लगे तो बस उस सिर्फ प्लेट को उठा करके इसके मुंह के ऊपर ले आओ, तो थोड़ी देर में क्या होगा? ये जगेगा, कहेगा क्या हो रहा है? तो तुम क्या कह सकते हो? बारिश हो रही है। बारिश ही तो है, यही तो है बारिश, क्योंकि वो स्टीम चिपक गई प्लेट में, और फिर वो क्या हो गया? वो जब उसका टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर उसमें क्या हुआ? कंडेंसेशन हुआ, जल बूंदों में कन्वर्ट हो, वो वाष्प बूंदों में कन्वर्ट हो गया, और बूंदें चेहरे में इसके गिर गई, तो क्या कहा जाता है? बारिश हो रही है, ठीक है। तो ये हमने देखा यहां पर कैसी फसलें होंगी इस क्षेत्र में, मसालों टाइप की फसलें होंगी, ऐसी फसलें जो कि आर्द्र जलवायु में हो रही हैं। यहां पर मिट्टी कैसी बन जाएगी? इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी होगी? सॉयल भी डिपेंड करती है, बहुत ज़्यादा रोल निभाती है एग्रीकल्चर के लिए। जैसी जहाँ की सॉयल
वैसे ही वहां पर उत्पादन, जैसी जहां सॉइल वैसे उत्पादन। यहां पर अगर लैटेराइट मिट्टी पाई जा रही है तो यहां पर वही फसलें होंगी जिनके लिए लैटेराइट मिट्टी की आवश्यकता है, या ऐसी फसलें जो लैटेराइट मिट्टी में ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि इस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी का विकास पाया जाता है। क्यों है लैटेराइट मिट्टी क्षेत्र में? आखिरकार क्या है कि यहीं पर लैटेराइट मिट्टी पाई जा रही है, या फिर मैं कह दूं यहां पर लैटेराइट मिट्टी पाई जा रही है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये मेघालय का क्षेत्र है। ये मेघालय का क्षेत्र है, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। और ये क्या है? ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है। तो क्या कारण है कि लैटेराइट मिट्टी यहाँ 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 इन क्षेत्रों में, और एक आध जगह यहाँ कहीं थोड़ी बहुत लैटेराइट मिट्टी केवल यहीं क्यों पाई जा रही है? सीधी सी बात है, बारिश ज़्यादा होती है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये कभी लाल मिट्टी का यहाँ विस्तार रहा होगा, रेड सॉइल का। रेड सॉइल का भी विस्तार क्यों रहा होगा? क्योंकि यहाँ पर बेसाल्टिक चट्टानें थीं। बेसाल्टिक चट्टानों का क्या हुआ? अपरदन हुआ, बेसाल्टिक चट्टानें टूट गईं, और जब वो टूट गईं चट्टानें तो वही मिट्टी के रूप में फैल गईं। तो यहाँ पर रहा होगा कभी ना कभी लाल मिट्टी। लेकिन इन क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा हो रही है, लाल मिट्टी के इन क्षेत्रों में क्या हो रही है? बारिश ज़्यादा हो रही है। यहाँ 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश, यहाँ पर 2000 सेंटीमीटर के लगभग बारिश। मेघालय के पठार में गारो खासी और जयंतिया, उसी खासी की पहाड़ियों में ही चेरापूंजी मासिनराम है। ठीक है, तो एक तो ये गया दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ टकराया, दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे गया और यहाँ टकराया। यही दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरी शाखा जो है यहाँ टकराई, और बंगाल की खाड़ी वाली शाखा यहाँ टकराई, और यहाँ घनघोर बारिश की। तो हम देखते हैं कि जब भी जिस क्षेत्र में बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो बारिश, एक तो बारिश और दूसरी बात ढाल, एक तो सोना उसमें सुहागा। एक तो बारिश ज़्यादा हो रही है, दूसरी बात ढाल। तो जब ढाल में जब बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो पानी क्या नीचे की ओर बहेगा बड़ी तेज़ी के साथ। तो जब पानी बहुत तेज़ी के साथ नीचे बहेगा तो उस रेड सॉइल की या कोई भी मिट्टी हो उसकी ऊपरी परत को क्या करेगा? अपने साथ बाहर ले जाएगा। और ऊपरी परत में ही ह्यूमस है, ऊपरी परत में ही नाइट्रोजन है, ऊपरी परत में ही पोटेशियम है, फास्फोरस है, सब क्या थी? उसकी ऊपरी परत में थी। जितने भी मिनरल से खनिज, आवश्यक खनिज हैं पोषण के लिए, वो सारी ऊपरी परत में थे। और जब पानी बहुत तेज़ी के साथ पर्वतों में बरसा तो बहुत तेज़ी के साथ पानी नीचे की ओर बहा, तो ऊपरी परत को भी अपने साथ बहा ले गया। और इसी ऊपरी परत को ही अपने साथ बहा करके ले जाना क्या कहलाता है? लीचिंग या निच्छालन। और जब मिट्टी की लीचिंग या निच्छालन हो जाएगी तो मिट्टी कैसी मिट्टी कन्वर्ट हो जाएगी? लैटेराइट मिट्टी। जब भी उस लाल मिट्टी का क्या हो जाए? निच्छालन हो जाए, तो वो मिट्टी कैसी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगी? लैटेराइट मिट्टी। तो मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए लैटेराइट मिट्टी की उत्पादन क्षमता अधिक होगी कि कम होगी? कम होगी, क्योंकि उसमें जो है कोई भी पोषक तत्व ही नहीं रह गए। तो इन सभी क्षेत्रों में, लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्रों में हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके हम ऐसी ही फसलें उगाते हैं जिसको पानी की कम आवश्यकता पड़े, पानी में कह रहा हूं पोषक तत्वों की कम आवश्यकता पड़े, है ना। तो इन लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्रों में हम देखते हैं कि मसाले वगैरह, कॉफ़ी हो गई, कॉफ़ी भी ऐसी ही मिट्टी में हो रही है। नारियल हो गया, नारियल, ठीक है, नारियल को भी ऐसी क्लाइमेट, ऐसी मिट्टी चाहिए लैटेराइट टाइप की। तो ये सारी इस तरह की फसलें कहाँ हो जाएंगी? लैटेराइट मिट्टी की। जब हम थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा लैटेराइट मिट्टी की और कौन कौन सी फसलें हैं, ठीक है। तो रबर वगैरह ये सब लैटेराइट मिट्टी में अच्छे होते हैं। अब आपने लैटेराइट मिट्टी देख लिया, पानी पी लो, पानी, चाय मंगा दे, नींद लेना, नींद ले लो पीछे आके। अरे यार जमाई ना लो यार, फिर मुझे भी जमाई आने लगेगी। मेरी क्लास बढ़िया चल रही है तो फिर जमाई का आ रही है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर होगी लैटेराइट मिट्टी, यहाँ पर ऐसी ही फसलें होंगी। फिर मैं कह रहा हूँ कि कपास का उत्पादन किन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है? गुजरात, महाराष्ट्र में। जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, सूती वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल मिल्स, वो भी कहाँ लगी हैं? गुजरात, महाराष्ट्र में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि कपास वहीं ज़्यादा उत्पादित हो रहा है। ब्रिटिश भारत आए तो बम्बई को बंदरगाह कहे तुरते, बम्बई का बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह क्यों सबसे पहले उन्होंने डेवलप कर लिया? क्योंकि 1790 के आसपास ब्रिटेन में क्या चालू हुई? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति,
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई, ठीक है, औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग हुई। अब जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई तो औद्योगिक क्रांति में सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री लगी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री लगी? ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग, ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग। उससे पहले जब तक ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग नहीं स्टार्ट हुआ था तब तक हमारे भारत का जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये अपने चरम पर चल रहा था। विदेशों में खतरनाक मांग थी भारत के कपड़ों की। इसी को देखते हुए ब्रिटिश ने क्या किया, सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योगों की फैक्ट्री खोली। और हमारे भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था वो किस पर डिपेंड था? हथकरघा उद्योग पे, हाथ से सिलाई बुनाई की जा रही थी। और वहाँ पर क्या लगाई गई? मशीनें। और जब मशीनें लगाई गई तो वहाँ का जो कपड़ा है वो ज़्यादा थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया, ज़्यादा मैं कह दूँ पतला भी हो गया। भाई घर में मम्मी स्वेटर बनाती है तो मोटा होता है, मार्केट का स्वेटर पतला होता है, तो वहाँ का जो सूती वस्त्र है वो पतला होने लगा, फिनिशिंग ज़्यादा हुई। भाई हाथ से बुने हुए कंपैरिजन में मशीन वाली की फिनिशिंग ज़्यादा होगी ना, साथ ही साथ कॉस्ट भी कम होगी, कॉस्ट भी तो कम आएगी ना। हाथ से बुने वाले में समय ज़्यादा लगेगा तो कॉस्ट ज़्यादा है, और वो क्या मशीन से तो कॉस्ट। लेकिन उसके लिए ज़रूरत काहे की थी? कच्चे माल की। और कच्चा माल कहाँ हो रहा था? भारत में। तो अगर आपसे कभी भी ये पूछ लिया जाए कि जो यूरोपीय भारत आए या ब्रिटिश भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? यही मैं कह सकता हूँ कि कच्चा माल वगैरह तो कच्चा माल तो ठीक है बाद में आया, लेकिन सबसे पहले उनका उद्देश्य क्या था? व्यापारिक हितों की पूर्ति करना। बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ तब फिर इनको ज़्यादा मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ने लगी। और जब ज़्यादा मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी तो फिर इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि व्यापारिक हितों की पूर्ति करनी है हमको, तो इसलिए हम राजनीति में भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लें। कोई ना कोई राजा, पता चले कोई राजा सनक जाए, कह दे कि अच्छा बेटा तुम जो हमारे यहाँ से कच्चा माल लिए जा रहे हो, हमारे यहाँ लाके तुम फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट तुम हमारे यहाँ बेच रहे हो, अब आज के बाद कच्चा माल बंद, तो क्या हो जाएगा? कच्चा माल ना मिलेगा तो इंडस्ट्री तो ठप ना हो गई। तो इन्होंने कहा कि ऐसी कंडीशन आए उससे पहले, अच्छा उससे पहले देख रहे हैं हम लोग कि कुछ ना कुछ छोटे मोटे इस तरह के विद्रोह होने चालू हो गए थे, राजा वजा तमाम तरह के ऑब्जेक्शन लगाने लगे थे। इन्होंने ही इसलिए क्या किया, सबसे पहले राजनीति में भी इन्होंने अपना वो चालू कर दिया कि कंट्रोल हम बना लें। अच्छा राजनीति में कंट्रोल इन्होंने स्थापित किया तो उसके लिए सबसे पहले कलकत्ता को ही कह चुन लिया, क्योंकि कलकत्ता एक तो एग्रीकल्चर के मामले में बहुत आगे था। भाई कलकत्ता गंगा का दोआब था ना, कलकत्ता या मैं कह दूँ बंगाल पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब था। ये बांग्लादेश तो आज की डेट में बना ना, उस समय थोड़ा था बांग्लादेश। तो ये कलकत्ता जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के दोआब पर स्थित है, इसलिए वहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया हो रहा है, उत्पादन में बहुत नंबर 1 पर था। साथ ही साथ जो कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह है, जो वो बंदरगाह था वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बड़ा पॉपुलर था प्राचीन समय से, और इसीलिए वो क्या बन गया था, कलकत्ता व्यापारिक केंद्र बन गया था। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता पर वो जमाया, फिर मद्रास बम्बई सब करते चले गए। ये क्या दिखाता है, इनके व्यापारिक हितों की पूर्ति, ये सब इन क्षेत्रों में इनका कब्जा करना, अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति करना। ठीक है, खैर हम बात कर रहे थे इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर का, इस क्षेत्र में क्या महत्व है। ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का एग्रीकल्चर में क्या महत्व है। अरे यार इनके मार्कर जो है अच्छा इंक रखी तो है कोई। इस क्षेत्र का एग्रीकल्चर में क्या महत्व है, ब्लू देखो मार्कर ब्लैक रखे हैं, सब इंक ब्लू रखे गए हैं। ब्लैक भरी है इसके अंदर, ये तो यहाँ ब्लफ ब्लफ खेल रहे हैं यार ये लोग। डब्बा है ब्लू का, इंक है ब्लैक। ठीक है, तो इस क्षेत्र ये पहली बात तो ये बताइए क्षेत्र कौन सा है। महाराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र है। अगर हम इसको जियोग्राफिकल लैंग्वेज में बोलें तो इसको कौन सा क्षेत्र बोलेंगे। जियोग्राफी के लैंग्वेज में अगर हम कहें कि कौन सा क्षेत्र है, दक्कन का पठार का क्षेत्र है ना ये, दक्कन पठार। अगर हम बिल्कुल विशुद्ध जियोग्राफी में बोलें तो हम इसको क्या बोलेंगे, दक्कन का पठार। ठीक है, ये क्षेत्र क्या है, दक्कन का पठार का क्षेत्र है। और दक्कन का पठार हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि दक्कन का पठार किसके लिए फेमस है, अपने काली मिट्टी के विस्तार के लिए। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी का विस्तार है, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनाइट और नीच की चट्टानें थी। जब पृष्ठ का निर्माण हुआ, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो यहाँ पर कौन सी चट्टानें हैं,
पहली बात तो यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें हैं। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें यहाँ पर आई कैसे? क्योंकि यहाँ पर लावा का हुआ उद्गार। यहाँ पर क्या हुआ दीपिका? लावा का यहाँ पर उद्गार हुआ। और लावा का उद्गार कहाँ से हो रहा है? इस क्षेत्र से यहाँ की जो क्रस्ट है वो क्या हो गई? टूट गई, दरार पड़ गया। और दरार पड़ गया तो नीचे जो मैग्मा था वो क्या हो गया? वो इस दरार से ऊपर आ गया। नीचे का मैं कह रहा हूँ ये है क्रस्ट, यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। ये जो है क्रस्ट है ये हल्का सा इसमें आ गई दरार, तो नीचे का जो मैग्मा है ये कहाँ निकल आएगा? ऊपर निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? और ऊपर जब निकलेगा तो इसको कहेंगे हम लावा। इसको हम क्या कहेंगे? लावा। और जब लावा जब इस क्षेत्र में निकला तो लावा क्या हो जाएगा? कुछ दूरी तक तो बहेगा और बह करके फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये परत दर परत भाई, अब ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन लावा का उद्गार हुआ होगा, ये तो हजारों सालों तक होता रहा ना लावा का उद्गार लगातार। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? एक बार पहले लावा का उद्गार हुआ, एक परत बन गई, फिर दोबारा लावा का उद्गार हुआ, दूसरी परत बन गई, फिर लावा निकला, ऐसे ऐसे करके परत दर परत इस क्षेत्र में जो लावा है उसका जमाव होता गया। यही क्षेत्र क्या है? दक्कन का पठार। इसीलिए इसको हम कहेंगे यहाँ पर परतदार भी, हम यहाँ पर इसको परतदार प्लेट्यू भी कहते हैं, या इसको हम दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। ट्रैप का मतलब क्या है भाई? सीढ़ी देखते हैं ना, उसमें परत दर परत लिपटी होती है ना, तो ये दक्कन ट्रैप। ठीक है, सीढ़ी नुमा पठार भी हम इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे परत दर परत लावा का जमा हुआ है अलग अलग समय में। अब एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र के क्षेत्र से लावा का जो उद्गार है वो चालू हुआ था। मैग्मा का उद्गार मैं कह रहा हूं दरारी उद्भेदन महाराष्ट्र हुआ था। तो एक बात बताओ तो मुझे कि ये जो दक्कन का पठार है ये मोटा कहाँ होगा? दक्कन के पठार की मोटाई कहाँ ज़्यादा होगी महाराज? देखो एक चीज़ देखो, लावा का उद्गार हुआ, यहाँ पे तुमको ज़्यादा मोटा दिख रहा है ना, आगे जाते हुए क्या है? लावा इस तरीके से बहता चला गया, मिलता चला गया। तो एक बात बताओ, ज़्यादा मोटा कहाँ होगा? महाराष्ट्र में। और आगे जितना फैलेगा उतना मोटाई कम होती जाएगी। इसीलिए अगर हम महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखें तो इसकी मोटाई 2 किलोमीटर तक है, और जितना जितना आप दूर जाते जाएंगे मोटाई घटती जाएगी, 50 मीटर तक मोटाई बचेगी। ठीक है, तो अब ये लावा का उद्गार अगर महाराष्ट्र से हो रहा है तो लावा तो दूर दूर तक बहेगा ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो दक्कन का पठार है वो महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, उत्तरी कर्नाटक में भी है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी है, तो दूर दूर तक बहा। ठीक है, और जब ये लावा का नीचे से उद्गार हो रहा है तो नीचे जो सिलिका, नीचे हमारे क्रस्ट के नीचे क्या है? सिलिका है। उस सिलिका को भी अपने साथ पिघला करके लावा लिए आ रहा है। अब जब सिलिका की मात्रा उस लावा में होगी ज़्यादा, ध्यान देना, सिलिका की मात्रा क्या हो? उस लावा में हो ज़्यादा, तो लावा कैसा हो जाएगा? लावा हो जाएगा पतला, सॉरी गाढ़ा। सिलिका की मात्रा लावा में क्या हो? जब ज़्यादा हो तो लावा हो जाएगा गाढ़ा, और गाढ़ा हो जाएगा तो कम क्षेत्र में फैलेगा, और जब सिलिका कम होगी तो लावा हो जाएगा पतला, तो ज़्यादा क्षेत्र में फैलेगा। तो जहाँ जहाँ पर क्या हो गया? सिलिका की मात्रा कम रही वहाँ पर लावा दूर दूर तक फैला, और मोटाई क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, यही कारण है कि इन सभी क्षेत्रों में चूंकि नीचे का लावा और सिलिका, लावा निकला और सिलिका इसमें, इसी कारण इस क्षेत्र में कैसी चट्टानें बनी? ग्रेनाइट की चट्टानें बनी। यहां चट्टानें कैसी बनी? ग्रेनाइट। और यही ग्रेनाइट की चट्टानें समय के साथ जब इनका क्या हुआ? इनका अपर्दन हुआ, यानी मैं कह दूं डेनुडेशन हुआ, पूरा डेनुडेशन। डेनुडेशन भी 3 तरीके का होता है, कभी बात करेंगे। डेनुडेशन मीन्स के अनाच्छादन। ठीक है, जब मिट्टी का अनाच्छादन हुआ, अनाच्छादन कब होगा? जब चट्टानें टूटेंगी। ठीक है, चट्टानें टूटने के मैंने बताया 3 अलग अलग प्रकार है, उसमें से एक प्रकार है अपर्दन। ठीक, तो यहाँ पर वो सब ग्रेनाइट की चट्टानें टूट करके डेनुडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मिट्टी, भाई ग्रेनाइट क्या है? असंगठित होकर टूट गई तो मिट्टी के रूप में फैल गई। और कौन सी मिट्टी यहाँ पर फैल जाएगी? काली मिट्टी। क्योंकि अगर जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं उनका जब डेनुडेशन होगा तो काली मिट्टी बनेगी, और बेसाल्टिक चट्टानों का जब डेनुडेशन होगा तो कैसी मिट्टी बनेगी? बेसाल्टिक चट्टानों का, अभी मैंने बताया था, ये वाली मिट्टी लाल मिट्टी। बेसाल्टिक चट्टानों का जब डेनुडेशन मीन्स अनाच्छादन हो, जब वो असंगठित होकर टूट जाए तो कैसी मिट्टी बनेगी? लाल मिट्टी। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसी मिट्टी का क्षेत्र हो गया? काली मिट्टी का। और काली मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा होती है? कपास। क्योंकि कपास को ऐसी ही जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए, क्योंकि कपास ऐसे ही मिट्टी में होगा जो मिट्टी नमी को ज्यादा क्या करके रखे? अवशोषित करके रखे। और काली मिट्टी क्या करती है? नमी को ज्यादा अवशोषित करके रखती है। अब
वैसे तो बात यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए कि काली मिट्टी नमी को ज़्यादा अवशोषित करके रखती है, लेकिन मेरी आदत है बहुत फैलने की, तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट फैलूँगा यहाँ पे भी। काली मिट्टी नमी को ज़्यादा अवशोषित करती है, मतलब कि इस मिट्टी की सरंध्रता है ज़्यादा। और किस मिट्टी की सरंध्रता ज़्यादा होगी? जो मिट्टी ज़्यादा छोटी होगी, ज़्यादा महीन होगी। दीपिका, ठीक है, बात समझ में आ रही है? उस मिट्टी की सरंध्रता उतनी ही अधिक होगी जिस मिट्टी के पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे हों, पंक हो, मड जिसे हम कहते हैं, मड हो, सिल्ट हो, चीका हो, ठीक है। तो जिस मिट्टी के ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स होंगे वो मिट्टी की सरंध्रता उतनी ही अधिक होगी। तब एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी की सरंध्रता अधिक होगी कि पारगम्यता अधिक होगी? सरंध्रता अधिक होगी ना, क्योंकि मिट्टी क्या हो रही है, काली मिट्टी ज़्यादा नमी को अवशोषित कर रही है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में आपसे पूछ लूं कि बताइए काली मिट्टी में सैंड, बोल्डर, ग्रेवल, बजरी वगैरह, बजरी रेत ये ज़्यादा होगा कि मड, सिल्ट, चीका ज़्यादा होगा? कोई एक बड़ी चट्टान है, समझना, यहीं से आपको थोड़ा सा देखिए, जब आप ये समझेंगे तब आप समझेंगे मिट्टी कैसे बनी। जब आप मिट्टी समझेंगे तब आप समझेंगे कि वहाँ पर एग्रीकल्चर क्यों उस तरह का हो रहा है? तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं मास वेदरिंग क्या है या वृहद क्षरण क्या है। समझो, एक बड़ी चट्टान है, अरे यार सूख चुके हैं पूरे मार्कर, जितनी इंक इनको पिला दो कुछ नहीं हो सकता इनका। देर मचा है लोग, क्या है नीचे क्या ऊपर मार्कर वार्कर जो है रख दिए हैं, तो कह रहा हाँ रख दिए हैं भाई। अब वो राजीव सर भी उसको कैप को खोल के चले गए। अगर आप कैप को खोल दिए तो मार्कर वैसे भी सूख जाता, एक बार सूख गया तो अब जितनी इंक डाल दीजिए। तो मान लीजिए एक है बड़ी चट्टान, इस बड़ी चट्टान में क्या हुआ, मौसम का इसमें प्रभाव पड़ा। मौसम का प्रभाव कैसे? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कुछ समय सर्दी आ गई तो ये चट्टानें क्या हो गई, सिकुड़ गई। गर्मी आ गई, चट्टानें फैल गई। बरसात आ गया, चट्टानें गीली हो गई। ठीक है, मौसम का बार बार क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। मौसम का चेंजेस होने के कारण इसका क्या होगा, भौतिक और रासायनिक इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और भौतिक और रासायनिक स्ट्रक्चर में जब परिवर्तन आएगा तो चट्टानें क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। चट्टानें क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। अब जब चट्टानें जब टूटेंगी, इसी चट्टानों के टूटने को हम कह सकते हैं अपरदन भी कह सकते हैं। ऐसी चट्टानें टूटेंगी, अपरदन होगी। ठीक है, अब मान लीजिए चट्टान टूटी। अब जब चट्टान, एक बड़ी चट्टान जब टूटेगी तो ऐसा तो है नहीं कि चट्टान टूटेगी तुरंत पाउडर बन जाएगी, ऐसा तो संभव है नहीं। भाई आप एक ईंट लीजिए, उस ईंट को तोड़िए हथौड़े से, तो पहले क्या बड़े बड़े ईंट के टुकड़े बनेंगे ना, हो सकता है पहले वो आधा दो टुकड़े हो जाए। ठीक है, तो जब एक चट्टान जब टूटेगी, इसका जब क्या हो जाएगा, इसका जब अपरदन चालू होगा, मैं कह दूं इसका इरोजन चालू होगा। तो जब इरोजन चालू होगा, अच्छा इरोजन के भी कई कारण हैं, क्लाइमेट तो हो ही गया, इस अपरदन के कुछ और भी कारक हैं, जैसे कि बहता हुआ जल, पवने, ज्वारीय तरंगे, ग्लेशियर का पिघलना, ये सब क्या है, ये अपरदन के कारक हैं। तो समझिए, जब चट्टानों का उनकी अपरदन के कारकों के द्वारा क्या होता है, अपरदन होता है। जब चट्टानों का अपरदन के कारकों के द्वारा क्या होता है, अपरदन होता है, तो वो क्या होती हैं, असंगठित होकर टूट जाएंगी। और जब टूट जाएंगी तो फिर ये अलग अलग इनका स्ट्रक्चर के रूप में, मतलब अलग अलग तरीके से वो हो जाए। तो जब एक चट्टान जब टूटेगी तो सबसे पहले क्या है, ये बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी, और इसी बड़े बड़े टुकड़े को क्या कहते हैं, बोल्डर। एक बात मुझे बताओ, भाबर मिट्टी का क्षेत्र सुने हैं आप लोग? भाबर, भाबर क्या होता है, ये भाबर। और भाबर, मुझे उसका लोकेशन भी बताना कि भाबर कहाँ पाया जाएगा, भाबर का मैदान उत्तर प्रदेश के दक्षिण में। अरे उत्तर प्रदेश ना बोलो, कह दो कि हिमालय के पदीय प्रदेश। जब नदियां हिमालय से उतर करके कहाँ आ जाएं, मैदानों में आए। जब नदियां हिमालय से उतर करके मैदानों में प्रवेश करें तो उसी जगह पर कौन सा मैदान बनेगा,
भाबर का मैदान। कारण क्या है? मैंने कहा अपर्दन के कारकों के द्वारा, और अपर्दन का कारक क्या है? नदी भी है। तो नदी ने हिमालय को काटा, और नदी ने जब हिमालय को काटा तो बड़े बड़े टुकड़े अपने साथ नदी क्या है? बहा करके लेके आई। क्योंकि नदी में क्या है? नदी इस समय बिल्कुल ऊर्जा से बिल्कुल भरी हुई है। तो जब नदी ऊर्जा से भरी हुई, दूसरी बात पहाड़ों में बह रही है, तो बड़े बड़े पत्थर ले आई, और जैसे ही नदी पहाड़ों से उतर करके नीचे मैदान में इंटर करेगी, तो यहीं पर क्या करेगी? ये इन बड़े बड़े पत्थरों को छोड़ देगी। भाई बड़े पत्थर, जिन पत्थरों को अब नदी मैदान में नहीं बहा ले जा सकती, उन पत्थरों को, उन बड़े आकार की चट्टानों को, पत्थरों को नदी कहाँ छोड़ देगी? यही छोड़ देगी। जैसे ही पर्वत से उतरेगी, और पर्वत का पदीय प्रदेश हो गया ना, पद मीन्स पैर, तो जैसे ही पर्वत के पैर में आएगी, मैदान में इंटर कर रही है, तो वहीं पर वो सारे बड़े बड़े पत्थरों को क्या कर देगी? छोड़ देगी। और यही जो बड़े बड़े, जो चट्टान के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, यही बड़े टुकड़े क्या कहलाते हैं? बोल्डर। यही बड़े टुकड़े क्या कहलाते हैं? बोल्डर। ठीक है। और इन्हीं बोल्डर का जो जमाव है, जिस जगह पर ये सारे बोल्डर जमा हो जाएंगे, ये कैसा मैदान होगा? ये होगा भाबर का मैदान। अब एक बात बताओ, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, अगर आपने भाबर का मैदान पढ़ा होगा, कि भाबर के मैदानों में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। भाबर के मैदानों में नदियां क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। तो ऐसा तो है नहीं ऋषि अगस्त आ गए थे और यहाँ पर नदियों को पी गए, तो नदियां विलुप्त कैसे हो गई? वही जो जगह बन जाती है और नदियां और बोल्डर्स के नीचे से बह रही हैं, उसको क्या कहेंगे? पारगम्यता का अधिक होना। इसको हम क्या कहेंगे? पारगम्यता। अभी मैं जैसे थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था ना, कि सरंध्रता, जो छोटे पार्टिकल्स होंगे मिट्टी के, उनकी सरंध्रता अधिक होगी। और ये मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, भाई चट्टान भी क्या है? चट्टान भी तो भविष्य में जाके मिट्टी ही बन जाएगी। तो इनका जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो जब बड़े बड़े टुकड़े होंगे तो उनकी क्या होगी? पारगम्यता अधिक होगी। ठीक है। तो देखिए, जहां पर बोल्डर इकट्ठा होंगे, भाबर का मैदान, वहां पर नदियां विलुप्त हो जाती, क्योंकि नदियां इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से बह रही हैं। तो आपको ऊपर से दिखाई नहीं देंगी नदियां, क्योंकि ऊपर बड़े बड़े पत्थर हैं। गिट्टी, आप एक तसला गिट्टी डालो और एक गिलास पानी डालो, और सिर्फ केवल अपनी नज़र से केवल उस गिट्टी को देखो, जितने में गिट्टी पड़ी है। तो पानी जब उस गिट्टी के अंदर जाएगा, तो क्या पानी ऐसे चढ़ के निकल रहा होगा? नहीं ना, गिट्टी के नीचे से पानी जा रहा होगा ना। और फिर उसके बाद जब वो गिट्टी खत्म हो जाएगी, तो फिर से तुमको पानी दिखना चालू हो जाएगा। और हो सकता है कि पानी इस पर 2-3 धाराओं में तुमको दिखे। हो सकता है पानी 2-3 धाराओं में बहता हुआ दिखे, स्वाभाविक सी बात है। तो वो वाला क्षेत्र जहाँ पर गिट्टी पड़ी है, वो क्या हो गया? वहाँ सरंध्रता अधिक हो गई। यही कारण है, यही चीज़ है, ये भाबर, सरंध्रता अधिक है। ठीक है, यानी बड़े पार्टिकल, सरंध्रता अधिक। अब ये बोल्डर जब टूटेगा, तो बोल्डर जब और छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेवल। इन्हीं बोल्डर्स का थोड़ा और छोटा रूप क्या होता है? ग्रेवल। नदी के किनारे किनारे आप टहलिए, जो इतनी थोड़ी बड़ी आकार की जो बजरी होगी, वो क्या कहलाता है? ग्रेवल को हम बजरी भी कह देते हैं। वो क्या कहलाता है? ग्रेवल। बोरवेल कराए हो कभी? घर में बोरवेल कराया किसी ने? हाँ, घर में बोरवेल नहीं कराता कोई? घर में बोरवेल नहीं कराता, तो ये जो मोटर समरसेबल लगवाते हैं, तो क्या होता है उसमें? अरे वो भी तो बोरवेल है। बोरवेल का मतलब से ट्यूबवेल नहीं है मेरे भाई। बोरवेल ये भी है घरों में जो करवाया जाता है। ठीक है, तो कौन कराता है? हो चलो, कहीं भी करवाए होगे, तो जो ठेकेदार होगा वो तुमसे कहेगा ना, भैया 4 बोरी ग्रेवल ले आना। तो जब आप ग्रेवल लेने जाएंगे, तो वही आपको बजरी मिलेगा, ये बड़ा बड़ा थोड़ा पार्टिकल। ठीक है। तो जब ये बोल्डर का और छोटा रूप, यानी कि इतना इतना पार्टिकल्स हो जाएं, वो क्या कहलाएगा? ग्रेवल, यानी बजरी। बजरी भी जब और टूटेगी, तो किसमें कन्वर्ट हो गई? रेत में, यानी कि सैंड। बोल्डर, ग्रेवल, सैंड। सैंड और छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो क्या कहलाएगा? सैंड। और जब छोटे टुकड़ों में सैंड टूटेगी, तो ये कहलाएगी सिल्ट। ठीक है। ये और जब छोटे टुकड़ों में सिल्ट भी जब कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी? मड। यानी कि मड को ही क्या कहते हैं? पंख। सिल्ट, ठीक है, और फिर मड यानी पंख। तो अब एक बात बताओ कि ज्यादा छोटा टुकड़ा कौन सा है? ज्यादा छोटा पार्टिकल? मड। बिल्कुल महीन, बिल्कुल बालू, वो बालू कह रहा हूं, मिट्टी।
तो अगर आपके आसपास कोई ज़मीन है और वहाँ पर अगर पानी बरसे और अगर आप उसमें चल रहे हैं और अगर आप बिल्कुल ना चल पाएँ, तो ये मान के चलिए कि उस मिट्टी में किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? मड की। वो ज़्यादा लिबलिबी हो जाएगी ज़्यादा। और वहीं आप लाल मिट्टी का अगर कहीं क्षेत्र है और उस लाल मिट्टी में बारिश जितनी हो जाए, चलो एक भी ना फंसोगे, निकल जाओगे, क्योंकि लाल मिट्टी में सैंड की ज़्यादा, उसके पार्टिकल ज़्यादा बड़े हैं। और काली मिट्टी का अगर तुम्हारे अगल बगल कोई क्षेत्र हो, कहीं पे काली मिट्टी थोड़ा बहुत हो, और जब बारिश हो जाए तब चल के ज़रा दिखाओ काली मिट्टी में, असंभव, चल ही नहीं पाओगे। क्योंकि काली मिट्टी क्या कर रही है? नमी को ज़्यादा अवशोषित कर रही है, क्योंकि सರಂध्रता अधिक है। सರಂध्रता क्यों अधिक है? क्योंकि उसमें मड और शिल्ट ये सब ज़्यादा है, चीका और पंख वगैरह। ठीक, तो सीधी सी बात है कि ये इस क्षेत्रों में ऐसी ही फसल उगेंगी, इस क्षेत्र में जिनको ज़्यादा नमी की ज़रूरत है। और ऐसी फसल कौन सी है सबसे बढ़िया? कपास। ऐसी फसल कौन सी है? कपास। तो अब आपको रटने की जरूरत है कि कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ होगा। रटने की जरूरत है कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ होगा। मैं अगर आपसे कह दूं किस स्टेट में कपास ज़्यादा हो रही है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक। भाई जहाँ जहाँ पर ये सब लावा फैला होगा वहीं वहीं काली मिट्टी होगी। मालवा का पठार, वो भी क्या है? काली मिट्टी का क्षेत्र है मालवा का पठार भी। ठीक है, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, हम कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काली मिट्टी है किसी क्षेत्रों में, और थोड़ा बहुत कपास वहाँ भी हो जाती है, लेकिन थोड़े बहुत को हम निगलेक्ट कर देते हैं ना। हाँ? अरे मतलब अब पतले हो मोटे हो तो रही ना कपास, इसीलिए तो गुजरात और महाराष्ट्र को ज़्यादा अच्छा क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छी कपास हो रही है। जहाँ पर क्या है, यहाँ नाम मात्र की काली मिट्टी है, इसलिए नाम मात्र का कपास हो रहा है, लेकिन हो रहा है। जहाँ जहाँ काली मिट्टी का विस्तार होगा वहाँ वहाँ कपास होगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक है ना। और मेन क्षेत्र कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात। यही कारण है कि महाराष्ट्र गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, कोई और कारण है नहीं। तो हमने एक तो मिट्टी का क्षेत्र देखा काली और एक देखा लेटेराइट। ये वाला क्षेत्र कौन सी मिट्टी का है? लाल मिट्टी का, रेड सॉइल है ना। लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कैसी फसलें उगेंगी? जैसे कि मोटे अनाज ज़्यादा उगेंगे, मोटे अनाज है ना, जैसे आपके ज्वार बाजरा वगैरह इन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में है। दूसरी बात, ये वाला जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा ये आपका ओला वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, शैडो जोन। वृष्टि छाया प्रदेश, पानी भी इस क्षेत्र में कम बरस रहा है। ठीक है, मिट्टी भी कैसी है? मोटे पार्टिकल्स वाली मिट्टी है, रेड सॉइल। ठीक, ह्यूमस वगैरह की कमी है ही यहाँ पर, तो इसी वजह से यहाँ पर कैसी फसलें होंगी? ऐसी फसलें जिसको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। हमारे बुंदेलखंड में भी तो ऐसी ही कुछ क्लाइमेट कंडीशन है, बस मिट्टी नहीं है ऐसी। तो हम भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कैसी फसलें ज़्यादा, अब तो हमने बहुत चेंज कर लिया। अगर आप लोग गाँव में रहे हो बचपन में तो आप लोग देखते होंगे कि उस समय जुंडी वगैरह बहुत होती थी ना, जुंडी बाजरा वगैरह बहुत होता था। कारण क्या है? मोटा अनाज, पानी कम उसको आवश्यकता है, मोटे पार्टिकल्स वाली मिट्टी में भी हो जाएगा है ना, और साथ ही साथ ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा तभी हो जाएगा। ये सारी कंडीशन हमारे बुंदेलखंड में भी मैच कर रही है ना, जैसी इस क्षेत्र में कंडीशन मैच कर रही है। यहाँ पर भी पानी कम बरस रहा है। आप कह देंगे कि सर इधर पे तो आप कह रहे हैं पानी बहुत बरस रहा है और यहाँ पे पानी कम बरस रहा है, ऐसा क्या कारण है? बगले का तो है भैया। कारण ये है इसका कि यहाँ पर है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट इसको रोक ले रहा है पूरा। तो कह दो कि सर पानी ऐसे आएगा और ऐसे बरस जाए, तो इस तरह थोड़ा जहाँ मन करेगा वहाँ मुड़ जाएंगे बादल तो ये सीधे निकल जाएंगे। फिर आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगा कि सर तो फिर ये हम क्यों पढ़ते हैं कि सर्दियों में तमिलनाडु के तट में खूब वर्षा होती है। सर्दियों में तमिलनाडु के तट पे खूब वर्षा होती है। अब क्यों सर्दियों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है समझिए, क्योंकि मानसून यहाँ पर गया, जाते जाते सितंबर तक यहाँ पहुँचा, हमारे पश्चिम भारत तक है। और फिर सितंबर के बाद मानसून लौटना चालू हो गया, और जब यहाँ पर आया तो उसने बंगाल की खाड़ी से फिर से क्या कर लिया? आर्द्रता प्राप्त कर ली, और जाकर के नवंबर दिसंबर में मानसून कहाँ पहुँचा? यहाँ। तो अब ऐसा तो नहीं कि मानसून बचा के चलेगा कि श्रीलंका और बिल्कुल तमिलनाडु के बीच से बिल्कुल मन्नार की खाड़ी से होकर निकल जाए, वो तो आएगा तो यहाँ पर भिड़ेगा ना। तो इसीलिए नवंबर दिसंबर में क्या होती है? तमिलनाडु में खूब वर्षा होती है। तो अगर हम कहते हैं लौटते हुए मानसून से वर्षा, तो तमिलनाडु में
सर्दियों में वर्षा तो तमिलनाडु में, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा तो तमिलनाडु में। ठीक है, आप कह दो जब सर यहाँ भी बरस रहा है पानी, यहाँ भी बरस रहा है पानी, तो इस वाले क्षेत्र में आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं बरस रहा है पानी बीच में? सीधी सी कारण है कि यहाँ पर है पूर्वी घाट और यहाँ पर है पश्चिमी घाट, तो ये इन दोनों पर्वतों के बीच में ये वाला क्षेत्र स्थित है। इस वजह से ना ही दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा इस बीच वाले क्षेत्र में ढंग से हो पा रही, ना ही लौटते हुए मानसून से हो पा रही। यही कारण कि ये वाला जो क्षेत्र है ये काफी अपेक्षाकृत सूखा प्रदेश कहलाता है। बीच वाला क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, शैडो जोन। तो एक तो शैडो जोन यहाँ है, देखिए यहाँ की फसल और अपने बुंदेलखंड की फसल लगभग मैच कर जाएगी। कारण क्या है? अपना बुंदेलखंड भी वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, शैडो जोन में। जिस तरीके से ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है वैसे ही बुंदेलखंड वृष्टि। अब यहां पर मैं समय दे रहा हूं तो आगे हमें समय कम देना पड़ेगा जब हम फसलें वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो अपना बुंदेलखंड भी वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। कारण क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश में बुंदेलखंड कैसे आता है? तो इसको तो समझ लिए ना। अगर आपसे कभी कोई कह दे कि बताइए तेलंगाना और मैं कह दूं कि महाराष्ट्र का ये नासिक वगैरह है, नासिक, लातूर, पुणे, जबकि मुंबई में खूब बारिश होती है, वहीं बस पश्चिमी घाट को क्रॉस करिए और नासिक और पुणे वगैरह आ जाइए, नहीं बारिश हो रही। कारण क्या है? क्योंकि पश्चिमी घाट अवरोधक का काम कर रहा है ना, इसलिए वृष्टि छाया प्रदेश तेलंगाना भी वृष्टि छाया प्रदेश में जा रहा है। ठीक है, कर्नाटक के भी जो पूर्वी जिले हैं वो भी वृष्टि छाया प्रदेश में आ जा रहे हैं। ऐसे ही एक वृष्टि छाया प्रदेश में हमारा क्या आता है? बुंदेलखंड। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून आया, यहां टकराया, कहाँ? मेघालय के पठार पे। यहां से आकर के थोड़ा एक उसकी शाखा हुगली नदी से अंदर प्रवेश कर गई। हुगली नदी के मुहाने से एक भाई इधर पे आया, इधर पे आके इसे दो भागों में बढ़ गया। भाई मानसून आया ना, अब ऐसे उड़ते उड़ते आया तो ऐसे बढ़ गया, तो एक जो है शाखा बढ़ करके कहाँ जा गई? मेघालय के पठार में। और एक शाखा हुगली नदी के मुहाने से कहाँ घुस गई? कलकत्ता में। तो उसने कलकत्ता में खूब बारिश की, फिर बिहार में खूब बारिश की, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में खूब बारिश की। लेकिन हमारा जो बुंदेलखंड है वो कहाँ पड़ गया? वो यहाँ पड़ गया। और मानसून किस तरीके से जा रहा है? मानसून ऐसे हमारे ऊपर से होते हुए चला जा रहा है। इसलिए हम देखेंगे फतेहपुर में खूब बारिश मजे की हो जाती है, लेकिन बांदा में नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो ये है ना मानसून की, इस तरीके से चला जा रहा है। और हमारा बुंदेलखंड कहाँ पड़ गया? मानसून के दक्षिण में पड़ गया। ठीक है, इसीलिए बुंदेलखंड में बारिश नहीं हो पा रही है। लेकिन बुंदेलखंड में भी बारिश कराने का एक उपाय है। हम क्या करें? यहां पर बहुत ऊंची एक दीवार खड़ी कर दें। बहुत ऊंची क्या कर दें? एक दीवार खड़ी कर दें, तो मानसून क्या करेगा? यहां पर आके दीवार से टकराएगा, उसका संघनन होगा, वो ऊपर जाएगा और बारिश होने लगेगी। लेकिन ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि ये हमारा बुंदेलखंड कहाँ छूट जा रहा है? वृष्टि छाया प्रदेश में, इसलिए सूखा है। अगर हमारे अगल बगल के सब जो है बढ़िया से बारिश हो रही है। दूसरी बात, कुछ मानसून मैं कह रहा हूँ इधर से आया। भाई जो पश्चिम बंगाल, ये जो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी जो ये अरब सागर शाखा है वो भी इंटर की, और वो नर्मदा ताप्ती मुहाने से इंटर कर गई। भाई इधर से भी आ रहा है, लेकिन इधर से भी तो आ रहा है ना, जो यहाँ पे टकरा रहा था। तो वो नर्मदा और ताप्ती के मुहाने से, नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटी से इंटर कर गया। तो आप कह दीजिए सर इसके लिए तो बढ़िया है ना, ये ऐसे चला आ रहा है, तो ये तो आकर के हिट कर जाएगा बुंदेलखंड में। भाई ये जो नर्मदा ताप्ती मुहाने से आ रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल से बिल्कुल अपना स्टीयरिंग मोड़ लेगा और सीधे इस तरह शार्पली निकल जाएगा, है ना। मानसून जब घुसेगा तो मानसून तो ऐसे ही जाएगा, और हमारा बुंदेलखंड ये है, तो आप कहते हैं कि उससे कोई दिक्कत नहीं, वो चलो ऊपर से निकल गया, लेकिन ये आके हिट कर जाएगा। लेकिन एक और जियोग्राफिकल कंडीशन, क्या है कंडीशन यहाँ पर? क्योंकि इस जगह पर स्थित है विंध्याचल। हमारे बिल्कुल दक्षिण में क्या स्थित है? विंध्याचल। भाई जाइए ना, बिल्कुल अपने दक्षिण में जाइए, गिरवा सब विंध्याचल रेंज पे ही तो आता है, मैहर वगैरह विंध्याचल रेंज में तो है। ठीक है, तो हमारे दक्षिण में कौन सा रेंज है? विंध्याचल। साथ ही साथ यहाँ पर है सतपुड़ा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये मानसून इंटर किया तो नर्मदा भ्रंश घाटी में इंटर किया, नर्मदा मुहाने से नर्मदा की भ्रंश घाटी में इंटर किया। लेकिन जब ये इस तरीके से आया तो कहाँ जाके टकरा गया? विंध्याचल के दक्षिणी ढाल पर है। ताप्ती नदी, ताप्ती भ्रंश घाटी से जो इंटर किया वो सतपुड़ा में ही टकरा गया। तो इस कारण से जो बुंदेलखंड है वो इससे भी अछूता रह गया।
इसके प्रभाव में भी नहीं आ पाया, और वहां से जो आ रहा है वो तो ऊपर ऊपर निकल गया। ठीक है, तो बुंदेलखंड में बारिश क्यों कम हो रही है, ये कारण है क्योंकि दोनों ही मानसून से वर्षा नहीं मिल पा रही। उधर जो है वो ऊपर ऊपर निकल जा रहा, इधर विंध्याचल। एक चीज और हो सकती है बारिश कराने की, हम पूरे विंध्याचल को यहां से क्या कर दें, तोड़ दें। हम अरे आप एमपी चले जाइए। जब अभी मैं जबलपुर गया था पिछले महीने, 4 दिन में रहा। अभी पिछले महीने का को नवंबर चल रहा है ना, हाँ, दशहरा कब था, अक्टूबर लास्ट में था ना, अक्टूबर 4 दिन में रहा जबलपुर। चारों दिन सुबह शाम दोनों टाइम बारिश हुई, थोड़ी बहुत नहीं। कान्हा नेशनल पार्क गया था तो इतना बारिश हुई कि कान्हा नेशनल पार्क में जैसे ही वहाँ पहुँचे जब बारिश होने लग गई, तो वो फिर उन्होंने भाई बारिश में फिर नहीं लेके जाते, फिर रोक दिया। फिर ये हुआ कि चलो ठीक है शाम वाली उसमें जाएंगे, शाम को फिर बारिश होने लग गई, तो वो सब जो है चीज़ें बर्बाद हो गई, कुछ ना हो पाया। तो अच्छा, वहाँ पर बारिश क्यों ज़्यादा हो रही है भैया, जो ये जबलपुर वगैरह जबलपुर है, तो आप जाएंगे मैहर को क्रॉस करते हैं, यानी कि आपने किसको क्रॉस किया, आपने विंध्याचल को क्रॉस किया। विंध्याचल को क्रॉस, जबलपुर कहाँ स्थित है, जबलपुर ये स्थित है बीच में, सतपुड़ा और विंध्याचल के, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में क्या स्थित है, जबलपुर। तो बारिश क्या हो रही है, जो यहाँ से जो मानसून इंटर किया था वो कहाँ फंस गया, नर्मदा के भ्रंश घाटी में फंस गया। अब यहाँ टकराएगा तो विंध्याचल से, यहाँ मुड़ेगा तो विंध्याचल से टकराएगा, और दक्षिण में मुड़ेगा तो सतपुड़ा से टकराएगा। तो बारिश कहाँ करेगा, वो नर्मदा के रिफ्ट वैली में बारिश करेगा, नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर खूब बढ़िया बारिश हो रही है। ठीक, अब एक बार बताओ, हाँ, तो बुंदेलखंड में कैसी फसलें उगेंगी, ज़्यादा, जिनको पानी की आवश्यकता कम है, या फिर सिंचाई के साधन बहुत बढ़िया हो जाए, तो वो तो अलग बात है, वो तो फिर अननेचुरल हो गया ना। एग्रीकल्चर में हम पहले देखेंगे नेचुरल तरीके से, नहीं तो वही ना, नेचुरल, फिर अननेचुरल, तो फिर वो सिंचाई के साधन डेवलप करके हम कर ही लेंगे, वो अलग मैटर है। तो नेचुरली यहाँ की जो फसलें हैं वो कहाँ से मैच कर जाएंगी, यहाँ से। मोटा अनाज यहाँ भी होगा तो मोटा अनाज यहाँ भी होगा, ठीक है। कुछ हद तक कंडीशन ऐसी ही मैच कर जाती हैं राजस्थान में, कुछ हद तक कंडीशन मैच कर जाती है राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान जो है किस फसल के उत्पादन के लिए बहुत अग्रणी है, तिलहन। तिलहन मतलब तिल नहीं, तिलहन मतलब ऐसी फसलें जिससे तेल का उत्पादन होता है। सरसों राजस्थान का बहुत बेहतरीन है, राजस्थान का सरसों बहुत सबसे बढ़िया माना जाता है। ये मोटा दाना होता है, अपने यहाँ का सरसों लाही जिसे कहते हैं, छोटा छोटा दाना होता है। तुम लोग ना जानते होगी, लड़कियों जानती हो, नहीं जानती ना, वाई नो इट। जानती हो लाही क्या होती है, लाही के तेल को कौन सा तेल कहते हैं इंग्लिश में, मस्टर्ड ऑयल। और अलसी को क्या कहते हैं, अलसी को हम लोग हमारे गांव में तो बिजली कह देते हैं उसको, ठीक है। हाँ, खैर मेन चीज़ है मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स कहाँ ज़्यादा हो रहा है, राजस्थान में, क्योंकि मस्टर्ड सीड्स के लिए ही वहाँ पर उतनी अच्छी कंडीशन है। उसको भी चाहिए बिल्कुल वैसी ही मिट्टी जैसी वहाँ मिल रही है, शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी, ठीक है। ज़्यादा बारिश की, बहुत ज़्यादा पानी की नहीं, उसको भी नीड होती, ठीक है। खैर, अच्छा, राजस्थान का भी अगर हम राजस्थान को देखेंगे तो आधा राजस्थान आपको खूब हरा भरा दिखाई देगा और आधा राजस्थान में आपको मरुस्थल दिखाई देगा। क्या कारण है, कारण क्या है कि आधा राजस्थान आपको बिल्कुल सूखा दिखाई देगा, एक्सट्रीम सूखी कंडीशन होगी, ड्रॉट की कंडीशन होगी, बिल्कुल मरुस्थल होगा, और आधा राजस्थान आप देखेंगे बिल्कुल आपको हरा भरा दिखाई देगा। अरे इनके लिए भी नासूर सिद्ध हो गया, अरावली। इनके लिए भी क्या है, नासूर, अरावली। अब देखो कैसे, भैया नीचे जाके कोई शिकायत ना कर देना कि सर ने इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आए थे और ज्योग्राफी निपटाने लग गए। ये इनडायरेक्टली चले वही आ रहा है, एग्रीकल्चर, ठीक है। खैर, यहां समय दो या बाद में समय दो, बात एक ही है। अच्छा, ठीक, ये है आपका राजस्थान, और यहां पर है आपका क्या, अरावली, गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, है ना। यहीं पर तो ज्योग्राफी में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिल्ली के किस हिल में
राष्ट्रपति भवन स्थित है? रायसीना। और रायसीना हिल किस माउंटेन का हिस्सा है? अरावली का। ठीक है, दिल्ली रेंज के अरावली में रायसीना हिल, उसी में राष्ट्रपति भवन। ठीक है, अब ये अरावली देख रहे हो किस तरह से स्थित है, इस तरीके से लंबा लंबा है। ठीक है, मानसून आया ऐसे घुस गया, ठीक है, और ऐसे आया इस तरीके से इसके ऊपर से उड़ते हुए निकल गया। थोड़ा बहुत जो टकराया तो यहीं पर टकराया इसी के ऊपर ऊपर। तो अब एक बात बताओ, जब इस अरावली ने इसके बीच में अवरोध ही नहीं उत्पन्न किया तो वो बरसेगा नहीं। तो ये जो है अरावली, अगर अरावली इस तरीके से होता तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वाला क्षेत्र पूरा हरा भरा होता, कायदे का अवरोध उत्पन्न होता। लेकिन जब अरावली इस तरीके से है, इस डायरेक्शन में, तो ये मानसून जो बादल है, ये बादल यहाँ से ऊपर उड़ते उड़ते निकल गए। ठीक है, बरसेंगे भी तो कहाँ बरसेंगे? केवल इसके ऊपर ऊपर वाले क्षेत्रों में। भाई यहीं पे तो टकराएंगे ना। मैं कह रहा हूँ गुरु शिखर की चोटी में टकरा गए, नाग पर्वत में टकरा गए, तो यहीं पर बरसेंगे। लेकिन इधर और इधर बरसेंगे क्या? दोनों तरफ नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ का जो क्षेत्र है ये आपको हरा भरा दिखाई देगा। मैं कह रहा हूँ गुजरात इतना है पूरा, ठीक है, ये वाला क्षेत्र फिर भी आपको हरा भरा दिखाई देगा। और ये वाला इधर का जो क्षेत्र है ये आपको कैसा दिखाई देगा? सूखा दिखाई देगा इधर वाला क्षेत्र। तो कह दो कि सर अभी तो आप कह रहे हैं कि मानसून जब आएगा तो अरावली के ऊपर से होते हुए तो निकल जाएगा, इसने अवरोध ही नहीं उत्पन्न किया, तो दोनों तरफ बारिश नहीं होगी, तो फिर सर ये हरा कैसे हो गया? हाँ, ठीक है, इधर से ये जो चला आ रहा है, ये चला आ रहा है, और ये कहाँ टकरा गया? अरावली के पूर्व में टकरा गया, और इसने क्या कर दिया? इधर पर खूब बढ़िया बारिश कर दी। ठीक, अब सोचो जब ये अरावली में जाके टकरा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है बुंदेलखंड तो यहाँ है, अगर अवरोध होता तो हमारे बुंदेलखंड में कितनी बढ़िया बारिश होती। ठीक, तो ये जब गया मानसून, इसकी बंगाल की खाड़ी शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून की, और अरावली के पूर्वी ढाल में टकरा गया और यहाँ पर खूब बारिश किया, इसलिए राजस्थान यहाँ पर आपको खूब हरा भरा दिखाई देगा है। और ये वाला राजस्थान इधर वाला हिस्सा क्या हो गया? सूखाग्रस्त हो गया, क्योंकि ये वाला भी, ये भी नहीं जा पा रहा है यहाँ पूरा, देख रहे बीच में बिल्कुल अवरोध के रूप में खड़ा है। तो ये वाली जो शाखा है मानसून की ये भी नहीं बरस पा रही, यहाँ से जो आ रहा है ये ऊपर ऊपर निकल जा रहा है, तो इसी कारण यहाँ का जो पूरा क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा? थार का मरुस्थल यहाँ पर इसीलिए हमको मिल रहा है, पूरा क्या हो जाएगा? पूरा डेजर्ट हो जाएगा, पूरा थार मरुस्थल। हाँ सुन रही? तो यहाँ पर अलग तरह की खेती हो रही होगी, यहाँ पर अलग तरह की खेती हो रही होगी, दोनों जगह की वनस्पतियां भी तो अलग अलग होंगी, दोनों जगह की खेती भी तो अलग अलग होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। हाँ, लेकिन हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, इस समय आप कुछ समय में अगर आप बहुत ओल्ड, आज से 50-60 साल पुराने अगर आप मैप लेके देखें तो ये वाले पूरा क्षेत्र आपको बिल्कुल ब्राउन दिखाई देगा, यानी बिल्कुल रेगिस्तान। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, ठीक है, ये सब आपको क्या दिखाई देंगे? बिल्कुल सूखे दिखाई देंगे। बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर वगैरह के जो ज़िले हैं वो बिल्कुल से सूखे दिखाई देंगे, बिल्कुल रेगिस्तान। लेकिन आजकल वो क्या है? आपको हरे हरे दिखाई देने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। क्यों? अब ऐसे थोड़ा कि अरावली जो टूट गया है ऊपर से, तो जो है मानसून वहाँ पहुँच जा रहा है। हाँ, इंदिरा गांधी कनाल, क्योंकि अब क्या हो रहा है? नहरों का विकास हो रहा है धीरे धीरे। अब नहरों का क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इस जगह से, यहाँ पर है, मैं कह रहा हूँ कि पंजाब से एक नहर निकाली गई है हरिके डैम से। हरिके डैम से क्या निकाली गई? एक नहर, और उस नहर को कहाँ लेके जाया गया? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, जो बिल्कुल सूखाग्रस्त था। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र बिल्कुल सूखाग्रस्त था, इसीलिए ये इंदिरा गांधी कनाल के आसपास सिंचाई की सुविधा बढ़िया हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया? एग्रीकल्चर होने लग गया। इसी कारण से गंगानगर वगैरह जो पहले बिल्कुल वहाँ खेती नहीं हो रही थी, आजकल ये राजस्थान के सबसे ज़्यादा कृषि में अग्रणी डिस्ट्रिक्ट में से हैं। जबकि हैं कहाँ वो? पश्चिमी क्षेत्र में। लेकिन आजकल गंगानगर वगैरह क्या है? बिल्कुल से राजस्थान के काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल क्षेत्र हैं। अच्छा, इसमें ढक्कन लगा है, मैं ढक्कन छोड़ रहा हूँ। हाँ, बात नहीं। तो अब क्या है? राजस्थान भी अब आगे बढ़ने लग गया। राजस्थान में भी अब एग्रीकल्चर
होने लग गया, वो भी सेल्फ डिपेंडेंट हो गया एग्रीकल्चर में। तिलहन फसलों वगैरह को तो क्या करने लग गया, एक्सपोर्ट करने लग गया। तो हमने कौन कौन सी देख ली, यहाँ पर हमने शुष्क मृदा देखी, जो मरुस्थलीय मृदा वहाँ की हमने फसलें देख ली, लैटेराइट मिट्टी की फसलें देख ली, लाल मृदा का हमने अभी फसलें नहीं देख ली, हमने विस्तार देखा। हमने एक्चुअली में क्या देखा, हमने विस्तार देखा रेड सॉइल का, हमने क्या देख लिया, ब्लैक सॉइल का विस्तार देख लिया, और इनमें हमने देखा किस तरह के एग्रीकल्चर होंगे। अभी मैंने सारी एग्रीकल्चर की वैरायटी नहीं आपको बताई कि कौन कौन से होंगे, लेकिन एक थोड़ी बहुत इमेज कि कैसी फसलें होंगी। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, अगर मैं आपसे कहूँ ये पूर्वी भारत, और ये आपका मैं कहता हूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर कैसी फसलें ज़्यादा हो जा रही हैं, जिसको पानी की बढ़िया अच्छी खासी आवश्यकता है, साथ ही साथ ऐसी फसलें जिसमें पानी भरा हुआ रहे। तो कैसे, कौन सी फसल है ऐसी, चावल। तो बिहार क्या है, बिहार हम लोग बोलते हैं तो सबसे पहले चावल दिमाग में आता है बिहारियों का, कि बिहारी जो है चावल बहुत खाते हैं। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। तो यही तो चीज़ है यार। देखो मैं तुमसे केवल बिहार का कह रह गया, पश्चिम बंगाल भी लो, जोड़ लो, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश जोड़ लो, इन तीनों जगह पर चावल हो रहा है। और यहाँ एक बात बताओ, जैसी यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन होगी, लोगों की जो हैबिट होगी वो भी तो वैसी होगी, फूड हैबिट तो वैसी होगी। अब यहाँ पर चावल ही ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन ऐसी, इसलिए यहाँ के लोगों की फूड हैबिट क्या है, राइस, गेहूँ यहाँ पर लोग क्या करते हैं, ओकेजनली खाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ अब जो है चावल लोग रेगुलर खाने लगे हैं। लेकिन अगर, अच्छा अब हम लोग भी, चूँकि अब आप ही लोग के साथ बहुत ओल्ड थोड़ा है, लेकिन अगर हम देखें कि और पहले चले जाए 30-40 साल पहले, तो चावल हम लोगों के यहाँ भी ओकेजनली बनता था, नहीं बनता था? गलत कह रहा हूँ मैं? तुम लोग नए एरा के हो, अब चावल वगैरह अब होने लगा है। ठीक है भाई, पहले लोगों की थिंक क्या थी, जो उगा रहे हैं वही खाएंगे। पहले मार्केट इतनी ज़्यादा डेवलप तो थी नहीं ना, लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता था, तो पहले लोगों की थिंक क्या थी, जो उगा रहे हैं वही खाएंगे। तो हम लोगों के गांव में बता दूं, मम्मी लोग बताती हैं, अच्छा मुझे भी थोड़ा बहुत याद है कि हम लोग कभी कभी गांव जाया करते थे, तो पूरे, अच्छा गांव में बड़ी बड़ी तो बकरियां होती हैं, तो जुंडी बिल्कुल फैली होती थी, और 2-2 फीट ऊंची जुंडी, इतनी जुंडी खाया क्या जाता था साल भर, जुंडी। लेकिन जुंडी क्या होती है, ज्वार, गर्म होता है, सर्दियों भर तो ज्वार ही खाया जाता था। जब गर्मी आ जाती थी प्रचंड, तो फिर क्या क्या बनने लगती थी, फिर रोटी बनती थी। और रोटी भी काहे की, हमारे यहाँ कठिया गेहूँ बहुत होता था, लाल वाला गेहूँ, क्योंकि लाल वाला गेहूँ भी वही उगता है जहाँ पर कंडीशन क्या होती है, ड्राई होती है, पानी कम होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ ज्वार होता था और लाल वाला गेहूँ, कठिया गेहूँ होता था। तो खाना, लोगों की फूड हैबिट कैसी होगी, ऐसी होगी, या तो आप सर्दियों भर आप ज्वार खाइए, और गर्मी जब आ जाए तो आप क्या खाइए, क्योंकि ज्वार बहुत गर्म होता है ना, गर्मी आ जाए तो आप कठिया गेहूं की रोटी खाइए। हैं, इस वाले गेहूं की रोटी कब बनती थी, सफेद वाली की, जब मेहमान आते थे, क्योंकि ये वाला गेहूं ही नहीं होता था यार। एक बार बताओ, मैं गांव के लोगों की अभी भी आप साइकोलॉजी देखिए, जो वो खरीदने पे वो कम भरोसा करते हैं। अब भले ही लड़के बच्चे पीछे पड़ जाए कि हमको जो है ये खरीदना है, लेकिन अभी भी गांव के लोग क्या करेंगे, जो उगाएंगे उसी में ज़्यादा अपना गुजारा करने की कोशिश करेंगे। अब सोचो 30-40 साल पहले क्या कंडीशन रही होगी। तो गेहूं किसी से बदल लिया, खरीदता आदमी फिर भी नहीं था, सोचो किसी से क्या कर लिया, बदल लिया, कठिया दे करके सफ़ेद ले लिया, और जब मेहमान आए तब बनी। तो क्लाइमेट हर चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, जियोग्राफी इकोनॉमी को भी प्रभावित कर रहा है, ह्यूमन हैबिट्स को भी प्रभावित कर रहा है, हमारी फूड हैबिट्स को भी प्रभावित कर रहा है। अच्छा, मैं कह रहा था कि इस वाले क्षेत्र में चावल क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये वाला जो क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत क्या है, हल्का सा निचला क्षेत्र है, हल्का सा निचला क्षेत्र है। ठीक है, दूसरी बात, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा बांगर और खादर मिट्टी का क्षेत्र है। उत्तर भारत का जो मैदान है किससे बना है, नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, तो एक तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, दूसरा क्या है, क्योंकि इधर की ओर हल्की सी ढाल भी तो हम दिख रही है ना, नदियां यहाँ पे और बह रही हैं। बिहार, कलकत्ता वगैरह क्या है, बिल्कुल समतल पर है भाई, इधर पर जाके ढाल है, फिर यहाँ पर क्या है, समतल, इसलिए यहाँ पर नदी आपको ऐसे दिखेगी, यहाँ पे नदी आपको समतल दिखेगी। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र क्या है, समतल का क्षेत्र है, हल्का फुल्का, कहीं कहीं गहरा भी है क्षेत्र, निचला है। अब जब निचला क्षेत्र है तो वहाँ पर क्या होगा, पानी भर दो तो भरा रहेगा,
और जब पानी भरा रहेगा तो वहां पर कैसी फसल उगेगी? चावल। पर्वतीय क्षेत्रों में चावल हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि चावल के लिए जरूरी है पानी को भरा रहना। तो इन क्षेत्रों में क्या हो रहा है? चावल ज्यादा हो रहा है। अब ये छत्तीसगढ़ का पठार है, देखो ये क्या है? ये है छत्तीसगढ़ का पठार। इसको मैंने ज्यादा किनारे से बना दिया। ये है छत्तीसगढ़ का पठार है। छत्तीसगढ़ के पठार को कहते हैं बाउल ऑफ राइस, चावल का कटोरा। छत्तीसगढ़ के पठार को क्या बोलते हैं? चावल का कटोरा, बाउल ऑफ स्पाइस। यानी कि सीधी सी बात है, चावल बहुत ज्यादा हो रहा है। और चावल यहां पर काहे बहुत ज्यादा हो रहा है? क्योंकि ये है पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट जिसने भी पढ़ा होगा तो मैंने पढ़ाया था कि पूर्वी घाट बहुत ज्यादा कटा फटा है। पूर्वी घाट क्या है? बहुत ज्यादा। यहाँ पे घाट का मतलब वो नहीं है तटीय मैदान, घाट का मतलब है पर्वत। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट ये पर्वत है। तो यहाँ पर पूर्वी घाट क्या बहुत कटा फटा है। ये वाला जो यहाँ से जो मानसून आ रहा है वो यहाँ घुस गया, या फिर मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत यहाँ घुस गया, या फिर यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में आते हैं मानसून आते हैं, तो मानसून भी यहाँ जाकर के टकराएंगे पूर्वी तटीय मैदान में। और जहां पर पूर्वी घाट कटा हुआ मिल जाएगा उनको, वहां से वो क्या कर जाएंगे? अंदर इंटर कर जाएंगे। तो जब चक्रवात अंदर इंटर कर गए तो यहां पर जाकर के जो छत्तीसगढ़ का पठार है, यहां पर इन्होंने क्या किया? खूब बारिश किया। ठीक है। अब ये छत्तीसगढ़ का पठार, अच्छा पठार होता तो ऊंचा क्षेत्र है। पठार की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? ऐसा क्षेत्र, ऐसी स्थलगति जिसका आधार क्या हो? समतल हो। मतलब आधार क्या है उसका? विस्तृत हो। और उसका जो शीर्ष है वो भी क्या हो? अपेक्षाकृत वो भी चौड़ा हो। आधार भी चौड़ा हो और शीर्ष भी चौड़ा हो। जबकि माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स का शीर्ष नुकीला होता है। ठीक है। तो अब सोचिए कि पठार का शीर्ष है चौड़ा, समतल, इसीलिए वहां पर आबादी ज्यादा रह रही है। अब ये जब चौड़ा होगा ये पठार, ऊपर से पठार में कहीं कहीं क्या होंगे? हल्के हल्के मैं कह रहा हूं गड्ढे होंगे। भाई जब पृथ्वी बिल्कुल गर्म थी, आग का गोला था, जब वो ठंडी हुई पृथ्वी, तो जब ठंडी हो रही थी उसी क्रम में उस पर कहीं कहीं गड्ढे पड़ गए। ठीक है भाई, किसी भी चीज को देखो भाई, अब कुछ किसी चीज को तुम गर्म करके देखना, बैगन गर्म करो, बैगन कितना बड़ी चिकना दिखाई देता है। अब जब गर्म होता है फिर गर्म होके उसको छोड़ दो थोड़ी देर, जैसे ही अब गैस से हटाएंगे तो वो क्या पड़ कर जाएगा? जगह जगह से वो दब जाएगा कि नहीं दब जाएगा? गड्ढे से पड़ गए ना। पृथ्वी भी जब ठंडी हुई तो क्या हुई? गड्ढे पड़ गए। तो ये छत्तीसगढ़ के पठार में ऐसे ही गड्ढे बन गए। और जब ये चक्रवात जब भारत में प्रवेश किया, यहाँ पूर्वी घाट से जब छत्तीसगढ़ के पठार में चक्रवाती वर्षा हुई, छत्तीसगढ़ के पठार में चक्रवाती वर्षा हुई, या फिर इस मानसून से वर्षा हुई, तो यहीं पर क्या हो गया? पानी भर गया। और जब यहाँ पानी भर गया तो यहाँ पर काहे का उत्पादन होने लगेगा? चावल का। बात समझ? ठीक है। तो इसलिए छत्तीसगढ़ का पठार क्या है? चावल का कटोरा। एक होता है, एक है दंडकारण्य का पठार, उसको कहते हैं भुखमरी का त्रिभुज, क्योंकि वहां पर बिल्कुल सूखा है, पानी बिल्कुल नहीं बरस रहा। दंडकारण्य का पठार वो भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ही क्षेत्र में पाया जाता है। दंडकारण्य का पठार कारण क्या है? कि 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है वो। भाई दंडकारण्य का पठार ऐसे बीच में है, 3 पहाड़ियां ऐसे हैं, कालाहांडी वगैरह 3 पहाड़ियां इस तरीके से हैं, कहीं से पानी नहीं जाने दे रहे हैं। इस पूरे दंडकारण्य पठार में कहीं से पानी नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भुखमरी का त्रिभुज। त्रिभुज में पहाड़ियां तीन तरफ से घेरी हुई हैं। ठीक है। पानी बरस नहीं रहा, उत्पादन हो नहीं रहा, भुखमरी का त्रिभुज हो गया। अच्छा बस मैं छोड़ रहा हूं 1 मिनट। ठीक है, 11:20 हो गया। जो तटीय मैदान है वहां पर कैसी वनस्पतियां पाई जाएंगी या कैसी खेती होगी तटीय मैदानों में? मुझे एक चीज बताओ, मैग्रोव वनस्पतियां कहाँ उगेंगी? सिर्फ पश्चिम बंगाल में। मैग्रोव वनस्पतियां उसी क्षेत्र में उगेंगी जहां पर मीठा पानी खारे पानी से मिल रहा हो। खारा पानी काहे में होता है? समुद्र में। और मीठा पानी काहे में होता है? नदियों में। तो जहां जहां पर नदियां जाके समुद्र से मिलेंगी उन्हीं क्षेत्र में कैसी वनस्पतियां उगेंगी? मैग्रोव वनस्पतियां। तो एक बात बताओ, पूरे भारत में मैग्रोव वनस्पतियां किस क्षेत्र में उगेंगी? यहां गुजरात में उगेंगी ना उगेंगी? गुजरात में भी तो समुद्र की सीमा लग रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कैसे वनस्पति होंगी? मैग्रोव वनस्पति। केवड़ा, रीठा, ये सब क्या है? मैग्रोव वनस्पतियां। सुंदरी मैग्रोव,
तो यहाँ की भी ये क्या किस पर निर्भर कर रहा है? ऐसी वनस्पतियाँ भी क्लाइमेट पर निर्भर कर रही हैं, यहाँ की स्थलाकृति पर निर्भर कर रही हैं, जहाँ पर मीठा और खारा पानी आपस में मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ तटीय मैदानों में नारियल को भी क्या आवश्यक है? वो भी खारा पानी में सर्वाइव कर जाता है, हल्का सा उसको भी खारा पानी चाहिए नारियल को भी। तो इसीलिए आपको नारियल कहाँ दिखेगा? हमेशा आपको तटीय मैदानों में क्या दिखेगा? नारियल दिखेगा। ठीक, तो ये कुछ फसलें हैं जो कहाँ पर हैं? तटीय मैदानों में हो रही हैं। ठीक है, तो सब कुछ पूरा का पूरा एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड कर रहा है? मानसून पर, क्लाइमेट पर, उच्चावच पर, स्थलाकृतियों पर। ठीक है, चलिए आज यहीं पर क्लास खत्म करते हैं हम लोग। अभी इकोनॉमी शुरू हुई नहीं, एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर अब देखो परसों की क्लास में शायद शुरू हो जाए। सुबह कौन पढ़ा रहा था? हैं? अरे यार जांच बैठ जाएगी हमारे ऊपर।